आंखें बंद कर ली जैसे बहुत थक गया हूं, लेकिन मैं रसवंती के पास पहुंच गया। वो मेरे ही मुतल्लिक सोच रही थी, बहुत परेशान थी। उसकी सोच कह रही थी माताजी, राजेश, महेश सभी फरहाद के गुण गा रहे हैं, और उसने जो किया वो तो मैंने आंखों से देखा है। माताजी उसे देवता कहती हैं। ये सचमुच अच्छा तो लगता है, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता कि वो झूठ मूठ मेरा शौहर बन जाए और मुझ कवारी लड़की को बदनाम करे। मैंने एक सर्द आह भरी। कोई भी कंवारी लड़की ये बर्दाश्त नहीं करती कि शादी के बंधन के बगैर कोई उसे अपनी बीवी कहे या जबरदस्ती का शौहर बन जाए। वो बेचारी भी खुद को कुंवारी समझ रही थी। उस दौर को याद रखे हुए थी जब वो अपने आप को देवताओं की अमानत समझती थी। ये उसकी मजबूरी थी। मैंने कहा, माँ जी, आपने हमारे यहाँ पहुंचते ही देख लिया कि कैसे हंगामे शुरू हो गए हैं। जहां मैं रहूंगा या रसवंती रहेगी, वहां दुश्मन कभी हमें चैन से नहीं बैठने देंगे, और ना ही हमारे आसपास के लोगों को सुकून मिलेगा। आप राजेश और महेश रसवंती को लेकर अपनी रिहायशगाह में रहेंगे तो हर लम्हा अंदेशे घेरते रहेंगे। वो लोग रसवंती को मुझसे छीन ले जाने के लिए अपनी जहानत, अपनी आखिरी ताकत तक इस्तेमाल कर देंगे। बेटा, सच पूछो तो अभी मैं यही सोच रही थी, मेरी इस बच्ची का क्या बनेगा, मैं इसके लिए क्या करूं। मुझ बुढ़िया के पास दुआओं के सिवा और क्या है। माँ जी, दुआओं से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। ये तो मैंने अभी देखा है कि आपके मुंह से दुआएं निकलते ही आसमान तक पहुंच जाती हैं। राजेश ने कहा, भैया, मैंने फैसला कर लिया है कि अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर यहां रसवंती की रक्षा के लिए रह जाऊं। मैं उसे खतरे में छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैंने कहा, राजेश, नादान फैसले ना करो। तुम सरकारी मुलाजिम हो, तुम्हें वापस जाना चाहिए। तुम देख रहे हो कि रसवंती की हिफाजत के लिए मैंने उसके चारों तरफ कितना जबरदस्त पहरा लगाया है। बेशक हमारे लिए अनदेखे खतरात हैं, लेकिन तुम माताजी वगैरह के साथ रहकर हमारी जिम्मेदारियों में इजाफा करोगे। हमें अपनी और रसवंती के अलावा तुम्हारी जानों की भी फिक्र होगी। इन हालात में आपसे बेहतर फैसला कोई नहीं कर सकता। आप बताएं, आप क्या चाहते हैं। मैं जो चाहता हूं वो रसवंती नहीं चाहेगी। रसवंती को ना तो मेरी बातों का यकीन है और ना ही ये मुझ पर भरोसा करना चाहती है। ये मेरे साथ नहीं रहेगी, अपने किसी आदमी को साथ रखेगी। इसलिए तुम महेश को रसवंती के पास छोड़ दो और माताजी को लेकर वापस चले जाओ। रसवंती ने कहा, मैं भी अपने देश में जाकर रहूंगी। माताजी ने कहा, पागल ना बनो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। वहां भारत में तुम्हारे लिए कदम कदम पर खतरा है। सभी तुम्हारे दुश्मन हैं। जो बात तुम जानती हो उसके लिए हम पर भरोसा करो। हम जो फैसला करेंगे वो तुम्हारी बेहतरी के लिए होगा। मैंने रसवंती के दिमाग में झांक कर देखा। वो परेशान होकर सोच रही थी, मेरे अपने लोग भी मुझे छोड़कर जाना चाहती हैं। क्या मुझे फरहाद के पास रहना होगा। मैंने उसकी सोच में कहा, मैं अकेली तो नहीं रहूंगी, महेश भी मेरे साथ रहेगा। हमारी कार नई रिहायशगाह के अहाते में पहुंच गई। वहां आला बीबी के जोर पहले से मौजूद थे। मास्टर डिसूजा की तरफ से भी मुसल्ला गार्ड मुस्तैद नजर आ रहे थे। पहले तो हमारी गाड़ी को अहाते के अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। मुसल्ला मुहाफिजों ने रोक लिया। फिर ड्राइवर ने कार से निकलकर अपनी शनाख्त कराई। इसके बाद गाड़ी अंदर अहाते में गई। वाकई बड़े सख्त इंतजामात थे। हम गाड़ी से उतरकर कोठी के अंदर गए। बहुत ही शानदार कोठी थी। ड्राइंग रूम में पहुंचते ही पता चल गया कि वहां मेरी जरूरत का तमाम सामान मौजूद है। एक मुलाजमा ने कहा, माँ जी, आप थक गई होंगी, आइए मैं आप लोगों को बेडरूम दिखाऊं। रसवंती ने कहा, हाँ माँ जी, किसी कमरे में चलिए, मैं अभी बहुत जरूरी बातें करना चाहती हूँ। वो माँ जी के साथ मुलाजमा के पीछे चली गई। मैंने मुलाजमा की सोच पढ़ी और मुतमईन हो गया। वो डिसूजा की एक मातियत थी और मुलाजमा के तौर पर मेरी खिदमत के लिए रखी गई थी। आला बीबी के एक चोर ने पूछा, जनाब, आपकी ख्वाबगाह ऊपरी मंजिल में है, क्या आप आराम करेंगे। मैं आला बीबी का इंतजार कर रहा हूं, तुम किचन में जाकर देखो, चाय मिल सकती है। वो चला गया। मैं रसवंती के पास पहुंच गया। इस वक्त वो माता जी के साथ एक बहुत खूबसूरत ख्वाबगाह में पहुंच गई थी। उसने मुलाजमा से कहा, तुम बाहर जाओ, जरूरत होगी तो तुम्हें बुला लिया जाएगा। वो चली गई। रसवंती ने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। फिर पलट कर बोली, आप मुझे सच सच बताएं, क्या मेरी शादी फरहाद से हो चुकी है। माताजी सोचने लगी। रसवंती ने कहा, देखिए, आपको राजेश और महेश की सौगंध, आप झूठ ना बोलें। बेटी, तुमने मेरे बेटों की कसम दिलाई है तो मैं कैसे कहूं कि शादी हो चुकी है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है, फरहाद की जुबान से सुना है। इतना जरूर जानती हूं कि फरहाद झूठ नहीं बोलेगा। इंसान इंसान ही होता है, कभी किसी लालच में या किसी वजह से आदमी झूठ बोल ही देता है। चलिए, आपने अपनी आंखों से नहीं देखा, क्या राजेश भाई और महेश मेरी शादी के आंखों देखे गवाह हैं। वो भी तुम्हारी शादी में शरीक नहीं हुए थे। कोई ऐसा नाम बताइए, किसी ऐसे शख्स का, किसी ऐसे भरोसे वाली औरत का नाम बताइए जो हमारी शादी की गवाही दे। वैसी बातें कर रही थी जिनका माकूल जवाब नहीं दिया जा सकता था। माँ जी ने कहा, बेटी, मैं तो पहली बार फरहाद को देख रही हूँ। अब तक तो उसका जिक्र सुना था। राजेश और महेश से टेलीपैथी के जरिए उनका राब्ता रहा। वैसे मेरे बेटों ने भी फरहाद को पहली बार देखा है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। ऐसे किसी शख्स को, किसी औरत को नहीं जानते
जो तुम्हारी शादी की गवाही दे सके। फिर आप ही बताएं ये कैसी नाइंसाफी है। ख्वामखा मुझे किसी की बीवी कहा जा रहा है। एक तरीका है, तुम चाहो तो यह साबित हो सकता है कि तुम शादीशुदा हो या नहीं, एक बच्चे की मां हो या नहीं। उसने पूछा, वो कैसे? किसी लेडी डॉक्टर से अपना मुआयना कराओ, यह जरूर मालूम हो जाएगा कि तुम कंवारी हो, ब्याहता हो, बच्चे की मां हो, क्या हो। रसवंती ने एकदम से शर्माते हुए, आंचल में अपने मुंह को छुपाते हुए और माँ जी से मुंह फेरते हुए कहा, छी छी माता जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं किसी डॉक्टर से मुआयना करूं, ये कैसी शर्म की बात है? आप मुझे कैसा मशवरा दे रही हैं? मैं तो मर जाऊंगी मगर कभी ऐसा नहीं कराऊंगी। फिर बताओ मैं क्या करूं? मुझे अपने साथ ले चले, मैं यहां नहीं रहूंगी। वहां आप लोग होंगे बला से दुश्मन हो, मगर मेरे धर्म के तो होंगे। यहां मैं इस मुसलमान के पास नहीं रहूंगी। उसकी बात सुनते ही माता जी उछलकर खड़ी हो गईं। फिर गुस्से से बोली, मैं तुम्हें बेटी समझकर तुम्हारा मान करती हूं। अगर आइंदा तुम किसी मान के काबिल होना चाहती हो तो पहले उस मुसलमान के काबिल हो जाओ। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम्हारे मंदिर का वो पुजारी जो हमें मौत के मुंह में छोड़कर तमाम माल समेट कर ले जा रहा था वो बेहतर है? जब हमारे मंदिर का, हमारे भगवान की मूर्ति का अपमान हो रहा था तो वो तुम्हें अच्छा लग रहा था? नादान लड़की, तुम्हारी अक्ल क्या इतना भी नहीं सोच सकती कि भगवान के चरणों में जो बॉम्ब रखा हुआ था उससे सिर्फ मेरी और तुम्हारी तबाही नहीं होती बल्कि उस मूर्ति के भी चीथड़े उड़ जाते। एक मुसलमान ने सिर्फ हमारी नहीं बल्कि हमारे भगवान की भी रक्षा की है। अगर इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है तो फिर तुम खुद ही समझती रहो, खुद ही भुगतती रहो। तुम्हारे ये बुरे दिन बता रहे हैं कि तुम्हारा नसीब बुरे से भी बुरा है। ये कहकर वो कमरे से निकल गई। रसवंती उन्हें देखती रह गई, कुछ बोलने का मौका ही ना मिला। वो गुस्से में बाहर आई, फिर तेजी से चलती हुई ड्राइंग रूम में पहुंची। मुझसे सामना हुआ तो वो मुझे देखते ही ठिठक गई। मैंने आगे बढ़कर उन्हें अपने बाजू में लेते हुए कहा, अगर कोई पागल होता है तो हम उसे मार नहीं डालते, ये समझते हैं कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है इसलिए पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। एक नादान के मुतल्लिक भी हम यही समझते हैं कि उसके सोचने की ताकत जहां तक है बस वहीं तक सोचकर बोलता है और अमल करता है। आप जानती है रसवंती की दिमागी ताकत भी जायल हो गई है, उसे भी नॉर्मल होना है। हम गुस्सा दिखाएंगे तो वो बिगड़ जाएगी, हमारा फर्ज उसे बनाना है। बेटे मैं बहुत परेशान हूं, सोचती हूँ ये कब तक ठीक होगी, कब तक अपने आप को समझने के काबिल होगी। जब तक इसकी याददाश्त वापस नहीं आएगी उस वक्त तक क्या मेरा महेश इसके साथ लगा रहेगा? सच पूछो तो मेरा दिल डरता है, यहाँ इतने दुश्मन है कि। मैंने उन्हें थपकते हुए कहा, मैं आपकी मोहब्बत को, आपकी ममता को समझ रहा हूं। आप अपने एक बेटे राजेश के साथ वापस जाएंगी तो आपका दिल दूसरे बेटे की तरफ लगा रहेगा। सभी मोहब्बत करने वाली माएं इस उम्र में अपनी औलादों को समेट कर रखती हैं। आप इत्मीनान रखें, आपके साथ सिर्फ राजेश नहीं महेश भी जाएगा। उन्होंने चौंक कर मुझे देखा। राजेश और महेश मेरे आसपास खड़े हो गए। मैंने कहा, यह बात मैं भी सोच रहा हूं कि कब तक रसवंती की याददाश्त वापस आएगी और कब तक बेचारा महेश उसके साथ रहेगा। आखिर कोई हद भी होनी चाहिए। मैं महेश को महज रसवंती का पहरेदार बनाकर नहीं रख सकता। उसकी अपनी जिंदगी है, उसे अपना कैरियर बनाना है, इसलिए वो आपके साथ जाएगा। वो मेरी बात सुनकर खुशी से रोने लगी। महेश ने कहा, भाई जी, रसवंती देवी को यहां छोड़कर जाना अच्छा तो नहीं लगता, मगर हम इस विश्वास के साथ जाएंगे कि हमने देवी को एक मजबूत किले के अंदर छोड़ा है। बाहर से किसी किस्म का हमला कामयाब नहीं होगा। राजेश ने कहा, यह आपके मजहब का और हमारे धर्म का भी दस्तूर है। लड़कियां ब्याहने के बाद अपने घर की हो जाती हैं, अपने शौहर की पनाह में रहती हैं और आपकी पनाह ऐसी है कि दुश्मन भी पनाह मांगती हैं। इतने में बाहर कार का हॉर्न सुनाई दिया। कोई अजनबी आम मुलाकाती नहीं आ सकता था। किसी को बंगले की चार दीवारी में कदम रखने की इजाजत ही ना मिलती। आला बीबी और मास्टर डिसूज आए थे। वो कमरे में दाखिल हुए तो आला बीबी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हो रहा है? मैंने कहा, मैं माता जी और उनके बेटों को जल्द अज जल्द यहां से वापस भेजना चाहता हूं। मास्टर डिसूजा ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, पासपोर्ट वगैरह मेरे हवाले करें, मैं अभी इंतजाम किए देता हूं। जिस फ्लाइट से कहें उसमें 3 सीटें रिजर्व हो जाएंगी। राजेश ने कहा, हम आज रात भाई जी के साथ गुजारेंगे, कल किसी भी फ्लाइट से चले जाएंगे। हम सब आरामदेह सोफों पर बैठ गए। आला बीबी ने कहा, यह तो कुछ से कुछ हो गया। हम उसका नफ्सियाती ट्रीटमेंट चाहते थे, उसे मंदिरों के माहौल में और उसके अपने लोगों के दरमियान रखना चाहते थे। मैंने कहा, तुम तो देख रही हो, हम रसवंती को आजादी से किसी भी मंदिर में जाने की इजाजत नहीं दे सकते और यहाँ उसके पास जो भी उसके अपने होंगे वो भी मुसीबत में गिरफ्तार होते रहेंगे। ये दानिशमंदी नहीं है कि एक की वजह से दूसरों को भी परेशान किया जाए। वहां राजेश सरकारी मुलाजिम है, उसकी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। महेश को अपना एक कैरियर बनाना है और वहां उनके सरों पर माता जी का साया जरूरी है। आला बीबी ने कहा, यह दुरुस्त फैसला है, हम रसवंती के सिलसिले में सोचेंगे उसे और कौन सा ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। मास्टर डिसूजा ने कहा, आप लोग इस एयर कंडीशन की बजाय अगर बाहर की ताज़ा हवा में खाना चाहती हैं
तो इस कोठी की दूसरी मंजिल की छत पर चलें। वहां एक खूबसूरत बागीचा है जो देखने से ताल्लुक रखते हैं। वहां बाहर की खुली ताज़ा हवा भी मिलेगी। हम सब ने मास्टर की तायद की और ऊपर जाने के लिए उठ गए। आला बीबी ने कहा, आप लोग चलें, मैं रसवंती को लेकर आती हूँ। वो चली गई। हम सब जीने पर चढ़ते हुए ऊपरी मंजिल पर पहुंचे। जीने के ऊपरी हिस्से पर एक मुसल्ला जवान खड़ा हुआ था। मास्टर डी सूजा ने कहा, तुम बूढ़ी माँ जी और उनके बेटों को ऊपर ले चलो, मैं फरहाद साहब के साथ अभी आता हूं। वो लोग चले गए। मास्टर ने कहा, जनाब, सबसे पहले आप अपनी ख्वाबगाह का मुआयना कर लें, आइए। हम जिस हिस्से में थे वो एक ओपन कुशादा लॉबी थी। उसकी हर दीवार के साथ इतने खूबसूरत गमले बने हुए थे और इतने रंगारंग फूल खिल रहे थे कि देखने से ताल्लुक रखते थे। दूर झिलमिल करती हुई जालियों से बाहर का मंजर दिखाई दे रहा था। कोठी के तमाम फर्श पर, चाहे ड्राइंग रूम हो, राहदारी हो, लॉबी हो या ख्वाबगाह, मुख्तलिफ रंगों के कालीन बिछे हुए थे। वो कालीन इतने मुलायम, इतने दबीज थे कि चलते वक्त पांव धंसते थे। हम एक को खूबसूरत से एक दरवाजे के पास पहुंच गए। दरवाजों की बनावट भी बेहद खूबसूरत थी। वैसे उसकी खूबसूरती में इसलिए भी इजाफा हो गया था कि दरवाजे के एक तरफ एक हसीन दोशीजा का मुजस्मा खड़ा हुआ था। उस मुजस्मे को इतने दिलकश अंदाज में साड़ी पहनाई गई थी कि समझ में नहीं आता था कि साड़ी को देखें या मुजस्मे की बनावट को। मास्टर ने कहा, देखिए, इस मुजस्मे के सामने 1 फुट के फासले पर आपको एक गोल दायरा नजर आ रहा है। आप उस दायरे पर पांव रखकर खड़े हो जाएं। मैंने यही किया। जैसे उस पर पांव रखकर खड़ा हुआ, मुजस्मे का हाथ मुसाफिया के लिए उठ गया। वह बड़े ही सुरीले अंदाज में बोली, फरहाद साहब, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मैंने उसे मुसाफिया करते हुए कहा, मुझे भी खुशी हो रही है, लेकिन हैरानी नहीं। ऐसे खिलौने बाजारों में बहुत मिल जाते हैं जिनके अंदर टेप बोलता रहता है। मास्टर ने कहा, फरहाद साहब, वो टेप रुक गया है। आप जरा इसका हाथ मोहब्बत से दबाएं तो ये कुछ बोलेगी। मैंने जिस हाथ को मुसाफिर के लिए हाथ में लिया हुआ था उसे हौले से मोहब्बत से दबाया। वह फिर बोलने लगी, आप इत्मीनान से अपनी ख्वाबगाह में जा सकती हैं, खतरे की कोई बात नहीं है। वो फिर खामोश हो गई। मास्टर ने कहा, अब आप इसका हाथ छोड़कर इस दायरे से बाहर आ जाएं। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। जब उस दायरे से पांव हटाया तो वो फिर सीधी खड़ी हो गई। मास्टर ने कहा, आप यहां खड़े रहें, मैं आपकी ख्वाबगाह के अंदर जा रहा हूं। मेरे जाने के 10 या 15 सेकंड बाद आप फिर इस दायरे पर खड़े होकर इस मुहाफिज खातून से मुसाफिया कीजिएगा, ये कुछ बोलेगी। वो ख्वाबगाह का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। मैंने 15 सेकंड के बाद उस दायरे पर कदम रखा तो उस हसीन मुजस्मे का हाथ मुसाफिर के लिए उठ गया। मैंने उसे मुसाफिया किया तो वो बोली, फरहाद साहब, बी केयरफुल, आपकी ख्वाबगाह के अंदर खतरा है, कोई मौजूद है। मैंने उसे हैरानी से देखते हुए उस दायरे से पांव को हटाया तो वो फिर सीधी खड़ी होकर खामोश हो गई। मैंने मास्टर के दिमाग में झांक कर कहा, यह तो मुझे किसी खतरे से आगाह कर रही है। मास्टर ने मुस्कुरा कर कहा, जी हाँ, मैं इस ख्वाबगाह में मौजूद हूं, इसलिए आपको बाहर से वार्निंग दे रही है कि आप उस ख्वाबगाह में दाखिल ना हो। फिर उसने हंसते हुए कहा, अगर मुझसे खतरा ना हो तो आप अंदर तशरीफ ले आए। मैं दरवाजा खोलकर अंदर गया तो ठिठक कर रह गया। हैरानी से अपनी ख्वाबगाह को देखने लगा। मैंने ऐसी हसीन ख्वाबगाह पहले कभी नहीं देखी थी। इतने कीमती सामान से सजाया गया था। उसके एक एक हिस्से की आराइश ऐसी थी कि देखने से ताल्लुक रखती थी। वो एक हॉलनुमा ख्वाबगाह थी। एक तरफ ऊंचा सा स्टेज बना हुआ था। उस स्टेज पर एक वसी और रीज खूबसूरत सा पलंग था। उस पलंग के चारों तरफ हल्के आसमानी रंग के पर्दे थे। वह पर्दे ऊपर की तरफ एक मरकज पर यकजा हो गए थे और फानूस के मरकजी हिस्से से मुंसलिक हो गए थे। अगर ऊपर से देखा जाता तो वो मरकजी हिस्से से लहर लहर फैलते हुए पलंग के चारों तरफ बिखर गए थे। यूं लगता था फानूस से रोशनी लहर लहर बहती हुई झरने की तरह मेरे बिस्तर के अतराफ फैल रही है। मास्टर ने कहा, बाहर जो हसीन मुजस्मा खड़ा हुआ है उसके अंदर 2 किस्म के टेप हैं। जब तक यह ख्वाबगाह खाली रहेगी उस वक्त वो मुजस्मा पहले टेप की मुनासबत से सिर्फ आपको खुशामदीद कहेगा, आपसे मिलकर खुशी का इजहार करेगा। लेकिन कोई भी इंसान या जानवर उस ख्वाबगाह में दाखिल हो जाए तो वो टेप एक तरफ हट जाएगा और उस जगह दूसरा टेप आ जाता है। जब भी आप कहीं से आकर यहां दाखिल होना चाहेंगे तो उससे पहले इस हसीन मुजस्मे से जरूर मुसाफिया कीजिएगा। वो आपको बता देगी कि अंदर कोई है या नहीं। ये दूसरा टेप कैसे बदल जाता है? मास्टर ने फर्श की तरफ इशारा करते हुए कहा, हम जिस फर्श पर खड़े हुए हैं उसके नीचे ऐसे मैकेनिज्म हैं कि कोई भी उस पर चलेगा, चाहे वो इंसान हो या जानवर, तो उसके पांव के हल्के से दबाव से भी उस मुजस्मे के अंदर मिकान की तब्दीली आएगी और वह खतरे से आगाह करने वाला टेप आपसे कुछ कहने के लिए हम वक्त तैयार रहेगा। इस मुजस्मे का ताल्लुक इस फर्श से है। वो बातें करते हुए मुझे बिस्तर के पास ले आया। उसने कहा, आप इसे चारों तरफ से देख लें। सिर्फ एक बिस्तर है, उसके सरहाने आसपास कोई छोटी बड़ी मेज नहीं है। बज़ाहिर ये एक बिस्तर है और कुछ भी नहीं है। अगर कोई दुश्मन इसके नीचे जाकर कुछ तलाश करना चाहेगा तो उसे कुछ हासिल नहीं होगा। जरा आप नीचे झुककर देख लें। मैंने नीचे झुककर देखा। नीचे पलंग की सतह बिल्कुल हमवार थी, कुछ नजर नहीं आ रहा था।
मास्टर ने कहा, अब आप मेरे साथ इस टेलीफोन की तरफ आए। मैं वहां पहुंचा। उसने कहा, आप इस टेलीफोन के जरिए किसी से भी बातें कर सकते हैं, लेकिन रिसीवर उठाकर जब 3019 को डायल करेंगे तो किसी से राब्ता कायम नहीं होगा। लेकिन जो कुछ होगा वो आप अभी देखेंगे। जरा ये नंबर डायल करें। मैंने रिसीवर उठाया और 3019 के नंबर डायल किए। इसके साथ ही मेरे पलंग की तरफ से आवाज आई। मैंने पलट कर देखा। बिस्तर के सरहाने वाले दोनों साइड इस तरह खुल रहे थे कि बाहर निकल रहे थे, जैसे कोई अपने दोनों बाजू फैला रहा हो। फिर मैंने देखा मेरे पलंग के सरहाने दोनों तरफ मुख्तलिफ किस्म की मशीनें नजर आ रही थी। मैंने हैरानी से पूछा, ये कैसे हो सकता है? टेलीफोन का ताल्लुक तो एक्सचेंज से होगा। जी हाँ, इसी कोठी में एक छोटा सा एक्सचेंज है जो 3019 के मुताबिक अपने सामने वाली मशीन को ऑपरेट करता है। इस तरह आपके दाएं बाएं मशीनें नमूदार हो जाती हैं। और ये मशीनें कैसी हैं, आइए मैं बताता हूं। हम बिस्तर के पास आए। उसने कहा, आप आराम से लेट जाइए। ये मशीनें आपके दोनों हाथों की पहुंच तक हैं। बाएं तरफ की मशीन के जरिए आप अपने कमरे के अंदर बहुत तब्दीलियां ला सकते हैं। मसलन उधर देखिए, वहां जो हैंडल है उसके एक तरफ स्क्रीन लगा हुआ है। अगर आप उस हैंडल को स्क्रीन की तरफ घुमाएंगे तो बेहतर है कि आप उसे घुमाएं। मैंने उस हैंडल को स्क्रीन की तरफ घुमाया। मुझे सामने वाली दीवार की तरफ से कुछ आवाज सुनाई दी। मैंने देखा जहां एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी वो नीचे दीवार के अंदर गुरूब होती जा रही थी और इसकी जगह एक स्क्रीन जाहिर हो रहा था। वो स्क्रीन तकरीबन 6 फुट लंबा और 5 फुट चौड़ा था। मास्टर ने कहा, आप इस बटन को दबाएं जिसके ऊपर ऑन लिखा हुआ है। मैंने यही किया। वो स्क्रीन रोशन हो गया। फिर मास्टर ने कहा, आपकी इस कोठी में जितने कमरे हैं उन कमरों के अलग अलग नंबर हैं। उन नंबरों के मुताबिक आप एक एक बटन को दबाते जाएंगे तो हर कमरे का मंजर सामने आ जाएगा। इस वक्त आपके साथी ऊपरी छत पर बने हुए बागीचे में मौजूद होंगे। आप उस बटन को दबाइए जिस पर टेरेस लिखा हुआ है। मैंने उसे दबाया तो स्क्रीन पर एक बागीचे का मंजर सामने आ गया। वहां राजेश और महेश, उनकी माता जी थी। आला बीबी भी रसवंती के साथ पहुंच गई थी। वो बहुत ही खूबसूरत बागीचा था और बागीचे के अनवस्त में फूलों भरा साइबान था। उस साइबान के नीचे एक झूला था जिस पर रसवंती बैठी हुई थी। बाकी अफराद इधर उधर कुर्सियों पर बैठे हुए थे। मास्टर ने कहा, आप इस मशीन के उस बटन को दबाएं जहां साउंड लिखा हुआ है। मैंने उसे दबाया। उनकी आवाजें सुनाई देने लगी। वो जो बातें कर रहे थे मैं सुन रहा था। मैंने पूछा, अगर मैं किसी दूसरे कमरे का मंजर देखना चाहूं तो? आप पहले उस बटन को दबाएं जहां ब्लैंक लिखा हुआ है। स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगा। इसके बाद जिस कमरे को आप देखना चाहें उसका नंबर दबा दें। मैंने ऐसा ही किया। ब्लैंक का बटन दबाने के बाद स्क्रीन सादा हो गया। फिर मैंने किसी एक कमरे के बटन पर उंगली रखी तो वहां वो कमरा नजर आने लगा। वो खाली था मगर उस कमरे का सारा अंदरूनी माहौल दिखाई दे रहा था। मैंने ऑफ वाले बटन को दबाया। मंजर गायब हो गया। स्क्रीन तारीक हो गया। अब कुछ नजर नहीं आ रहा था। मास्टर ने कहा, वहां एक बटन ऐसा है जिसके पास इंक्वायरी लिखा हुआ है। उस बटन को आप दबाएंगे तो उस एक्सचेंज से राब्ता कायम होगा जिसका नंबर 3019 है। आप उस एक्सचेंज पर ड्यूटी देने वाले से जो सवाल करेंगे आपको उसका खातिर ख्वाह जवाब मिलेगा। जिसका जवाब उसके पास नहीं होगा वो वहां से एक वीसीआर ऑन करेगा। उसमें वो कैसेट लगाएगा जिसके जरिए आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मसलन आप दुनिया के किसी खित्ते के मुतालिक मालूमात हासिल करना चाहती हैं, दुनिया का नक्शा देखना चाहती हैं, किसी मुल्क की आबो हवा, किसी मुल्क का वक्त मालूम करना चाहती हैं, किसी मुल्क के मास्टर को देखना या उसकी आवाज सुनना चाहती हैं, तो आपको उस कैसेट के जरिए यहां सामने स्क्रीन पर सब कुछ नजर आता रहेगा। वो बोल रहा था और मैं उसे हैरानी से देख रहा था। उसने हैरानी से पूछा, क्या आपको खुशी नहीं हुई? मैंने बदस्तूर संजीदगी से कहा, मैं अभी जवाब देता हूं। पहले मेरे एक सवाल का जवाब दें। जब बाहर मुझे यह मालूम हो जाएगा कि ख्वाबगाह में दाखिल नहीं होना चाहिए, अंदर खतरा है, तो ये बात कैसे मालूम होगी कि अंदर किस किस्म का खतरा है, कौन मौजूद है? इसका जवाब यह है कि जिस मुजस्मे से आपने मुसाफिया किया था उसके सीने पर वही नंबर लिखा हुआ है, 3019। आप एक हिंसे पर उंगली रखें, यानी एक एक अदद पर उंगली रखते चले जाएं। इसके साथ ही हमारे एक्सचेंज को यह मालूम हो जाएगा कि आपकी ख्वाबगाह में खतरा है। वो वहां से एक गैस सिलेंडर को ऑन करेंगे। उस गैस सिलेंडर से निकली हुई नलकी आपकी ख्वाबगाह तक पहुंचती है। उससे जो गैस खारिज होगी उसके बाद जो भी वहां मौजूद होगा वो 10-15 सेकंड से ज्यादा नहीं ठहर सकेगा। आपकी ख्वाबगाह से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाएगा। ख्वाब वो इंसान हो, जानवर हो, कोई जहरीला सांप हो, कोई भी हो। मैंने चारों तरफ घूमते हुए इस ख्वाबगाह को देखते हुए कहा, मास्टर डिसूजा, तुम्हारी ये कोठी, ये ख्वाबगाह बहुत खूबसूरत है। मुझे खुशी है कि मैं इस खूबसूरत जगह तुम्हारा मेहमान हूं। आप मेहमान नहीं हैं। सुपर मास्टर ने ये कोठी आपके नाम कर दी है, बल्कि आप जिस मुल्क के जिस बड़े शहर में जाएंगे वहां आपको ऐसी ही कोठियां मिलेंगी जो आपके नाम होंगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस सिलसिले में सुपर मास्टर से बाद में बातें करूंगा।
लेकिन आपसे कहता हूं कि यहाँ मैं आज रात का मेहमान हूं। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो कल ऐसी कोठी या ऐसे छोटे से कॉटेज का इंतजाम कर दीजिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा 3 कमरे हों, एक आम सा कॉटेज हो। उसने हैरानी से पूछा, आप इतनी हिफाजती तदाबीर के साथ बनी हुई कोठी में रहना पसंद नहीं करेंगे? मास्टर, मेरी एक बात का जवाब दें। ये जो इतने हिफाजती इंतजामात किए गए हैं, क्या इसके बाद मुझे मौत नहीं आएगी? वो खिसियानी हंसी हंसने लगा, जनाब मौत तो हर हाल में आती है। जब मौत हर हाल में आती है तो बंदे को यह सोचना चाहिए कि किस तरह हमेशा चौकस रह सकता है, किस तरह हर लम्हा मोहतात रहने का सबक सीख सकता है। सीखने का बस एक ही तरीका है, वो अपने चारों तरफ दीवारें न उठाए, दरवाजे रखे ताकि चारों तरफ देखने का आदी रहे। अगर कहीं आराम से बैठे तो उसके कान खड़े रहें, कभी सोता रहे तो लाशऊरी तौर पर जागता रहे। शायद आपको नहीं मालूम कि मैं कभी पूरी नींद नहीं सोया। मेरी आंख सोती है, मेरा जिस्म आराम करता है। मैं शऊरी तौर पर भी सोता हूं, लेकिन गैर शऊरी तौर पर मेरा दिमाग जागता रहता है। हर रात ऐसा होता है। ये इसलिए कि मैं मोहतात रहने का सबक हर लम्हा सीखता रहता हूं। अगर मुझे आराम व आसाइश मुयसर होंगी, अगर इतने सारे हिफाजती इक़दामात होंगे तो मैं आराम जरूर करूंगा। दुश्मनों से बड़ी हद तक महफूज रहूंगा, लेकिन मेरी आदत बिगड़ती जाएगी। मेरे मोहतात रहने की जो खूबियां हैं उनमें रफ्ता रफ्ता खराबियां पैदा होती जाएंगी। मैं उससे जरा दूर होकर स्टेज के सिरे पर बैठ गया। फिर मैंने कहा, अगर बहुत ही मजबूत, मुस्तहकम और बुलंद हौसला कौम को मारना हो तो सबसे बड़ा हथियार यही है कि उसे आराम पसंद बना दिया जाए। बहरहाल मुझे भूख लग रही है, मैं खाने के बाद आराम करना चाहता हूँ। मैं अभी खाने का इंतजाम करता हूँ। जो लोग छत पर हैं मैं उन्हें यहाँ बुला रहा हूँ। आप वहां मुसल्ला गार्ड से कह दीजिए कि वो यहाँ तक उनकी रहनुमाई कर दे। मास्टर चला गया। मैं एक निहायत ही आरामदेह सोफे में धंस गया। फिर मैंने आला बीबी से कहा, यहाँ आ जाओ, थोड़ी देर में हम खाने के लिए डाइनिंग रूम में जाएंगे। तुम कहाँ हो, कहाँ बुला रहे हो? छत से उतर कर आओ, तुम्हारी रहनुमाई की जाएगी। मैंने उससे राब्ता खत्म कर दिया और आराम से सोफे के पोस्टर से टेक लगाकर कमरे को देखने लगा। सुपर मास्टर ने मेरे लिए एक त्यारा मखसूस कर दिया था, अब वो हमेशा के लिए मेरा था। इस त्यारे में जितने हिफाजती इंतजाम किए थे मैंने उन्हें कबूल कर लिया, क्योंकि परवाज के दौरान त्यारा जमीन से हजारों फुट की बुलंदी पर होता है। दुश्मनों से निमटने के लिए फरार होने का कोई रास्ता नहीं मिलता, और ना ही दुश्मनों को फरार होने पर मजबूर किया जा सकता है। वो एक महदूद जगह होती है, वहां मौत हर हाल में लाजमी होती है, या फिर दुश्मनों के आगे घुटने टेक देने पड़ती हैं। इसलिए तैयारी में ऐसे हिफाजती इंतजामात हों, और खसूसन मुझ जैसे आदमी के लिए हों, तो ये बात काबिल कबूल होती है। लेकिन जमीन पर जहां हम पैदा हुए, जहां हमने लौट पौट कर रेंगना सीखा, फिर चलना सीखा, फिर दौड़ना सीखा, और फिर दुश्मनों को दौड़ाना सिखाया, तो ऐसी जगह आदमी को आराम तलब नहीं होना चाहिए, और ना ही बहुत ज्यादा हिफाजती इंतजामात के दरमियान घिरा रहना चाहिए। इस सहल पसंदी के नतीजे में हरदम मोहतात रहने और मुस्ताद रहने की सलाहियतें जंगालूद हो जाती हैं। आला बीबी, रसवंती, माताजी, राजेश और महेश सभी अंदर आ गए और आते ही हैरानगी से उस ख्वाबगह को देखने लगे, तारीफें करने लगे। मैं सर उठाए छत को देख रहा था, लेकिन रसवंती के दिमाग में पहुंचा हुआ था। वो सोच रही थी, ये मैं कहाँ आ गई हूं? ये तो किसी राजा का महल दिखाई देता है। ऐसी खूबसूरत ख्वाबगह तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मगर मेरी जिंदगी क्या है? मेरी जिंदगी क्या थी, किस दुनिया में थी? क्या कभी ऐसी ख्वाबगह में थी? नहीं, यूं लगता है जैसे मैं अब तक किसी अंधे कुएं में थी, दिखाई नहीं देता था। जब वहां से निकली तो ये दुनिया देख रही हूं। ये सोचते सोचते उसने मुझे देखा। जाने क्यों उसके अंदर एक झुरझुरी सी पैदा हुई। मैंने उसकी सोच को टटोला, पता चला कि वो मुझसे खौफजदा है। इसलिए खौफजदा है कि हर लम्हा मुझसे मुतासिर होती जा रही है। अपने चारों तरफ देखती है, जो शख्स भी मेरे पास आता है मुझसे कमतर दिखाई देता है। जो भी आता है मेरी इज्जत करता है, मुझ पर एतमाद करता है, मुझसे मोहब्बत करता है, मेरी फर्मा बरदारी के लिए हमा वक्त तैयार रहता है। फिर ये आलीशान ख्वाबगाह, इतने ऐशो इशरत का सामान, और फिर मेरा अंदाज़े बेनियाजी, ये सब बातें ऐसी थी जो उसके दिल में घर कर रही थी। लेकिन वो मेरे तासुर को कबूल नहीं करना चाहती थी। खुद को कुंवारी समझ रही थी, और वही एक पुरानी रट कि वो देवताओं की अमानत है, भला मुझसे मुतासिर कैसे हो सकती है। आला बीबी ने मेरे अंदाज से समझ लिया था कि मैं ख्याल ख्वानी में मसरूफ हूं, इसलिए उसने माता जी और उनके बेटों को बातों में लगा लिया था। इस ख्वाबगाह में उन्हें लिए लिए घूम रही थी, एक एक चीज को देख रही थी और उन्हें दिखा रही थी। एक रसवंती थी जो अपनी जगह खड़ी हुई मुझे तक रही थी। दूसरे ख्वाबगाह में इधर उधर टहल रही हैं। वो जल्दी से आगे बढ़कर आला बीबी के पास पहुंच गई। मैंने उनसे पूछा, ये ख्वाबगाह कैसी है? माता जी ने कहा, बेटे ये बहुत खूबसूरत है, मगर तुम्हारे दिल से ज्यादा खूबसूरत नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ एक रात का मेहमान हूँ।
मैंने मास्टर डिसूजा से कह दिया कि मुझे इतनी खूबसूरत, इतनी आरामदेह जगह नहीं चाहिए। सब मुझे हैरानी से और सवालिया नजरों से देखने लगे। सिर्फ हाला बीबी खुश होकर मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा, हम जंगलों में रहें या शहरों में, हमेशा कांटों के बिस्तर पर सोने के आदी हैं। यही वजह है कि आज तक कोई दुश्मन कांटों पर चलता हुआ हम तक नहीं पहुंच सका। फोन की घंटी बजने लगी। मैंने अपनी जगह से उठकर रिसीवर उठाया, फिर आवाज सुनी। दूसरी तरफ से मास्टर डिसूजा कह रहा था, हेलो हेलो, मैं फरहाद बोल रहा हूं। आप सब नीचे डाइनिंग रूम में आ जाएं, खाना लगा दिया गया है। थोड़ी देर बाद हम सब डाइनिंग टेबल के अतराफ बैठे हुए खाना खा रहे थे। खाने के दौरान डिसूजा ने उन सबको बताया कि मेरी ख्वाबगाह में कैसे कैसे हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। वो सब लोग हैरानी से सुन रहे थे। फिर राजेश ने मुझे देखकर पूछा, भाई जी, आप इतनी महफूज जगह को छोड़कर कहाँ जाना चाहते हैं? किसी आम सी कोठी, किसी बंगले, किसी कॉटेज में, जहां मुझे यकीन हो कि मैं पूरी तरह महफूज नहीं हूं और मुझे अपने भरोसे पर मोहतात रहना चाहिए। रसवंती खाना भूल गई थी, मुझे देखे जा रही थी। मैंने उसकी सोच नहीं पड़ी। आला बीबी से पूछा, तुमने यहां अपने लिए कमरा देख लिया है? देखने की क्या जरूरत है, किसी भी कमरे में रात गुजार लूंगी। क्या तुम मुझे आराम तलब समझते हो? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं समझ रहा था तुम रात भर मेरे सरहाने खड़ी होकर पहरा देती रहोगी। उसने जवाबन मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा वक्त आया तो ये भी कर दिखाऊंगी। मैंने सोच के जरिए पूछा, तुम मेरे लिए क्या क्या करोगी? मेरे लिए अपना मुल्क छोड़ देती हो, अपना आराम छोड़ देती हो, कभी आसमान की तरह साया करती हो, कभी जमीन की तरह कदमों तले बिछ जाती हो। तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है? वो कौन सी मोहब्बत है, वो कौन सा जज्बा है जिसका तुम इजहार नहीं करती हो, मगर मेरे लिए सब कुछ किए जाती हो? उसने सोच के जरिए जवाब दिया, चुपचाप खाओ और आराम से जाकर सो जाओ, मैं बहुत थकी हुई हूं, तुमसे फजूल बातें नहीं कर सकती। मैं खाने के बाद उठ गया, सबसे रुखसत होकर ऊपरी मंजिल पर पहुंचा जहां मेरी ख्वाबगाह थी। फिर मैं वहां से भी जीने पर चढ़ता हुआ ऊपर छत पर पहुंचा। वहां बहुत ही खूबसूरत बागीचा था, फूल महक रहे थे। दो मुसल्ला जवान पहरा देने के अंदाज में इधर उधर आ रहे थे, जा रहे थे। मैं झूले पर बैठ गया। चंद लम्हों तक सोनिया को तस्वुर में देखता रहा, मुस्कुराता रहा। फिर उसके पास पहुंच गया। वो अपने हॉस्टल के कमरे में थी। मैंने पूछा, क्या तुम रात का खाना खा चुकी हो? बस थोड़ा सा खाया, दिल नहीं चाहता था, इसलिए वहां से उठकर यहां चली आई। कल तुमसे अच्छी तरह बातें ना हो सकी। तुम्हें बाबा साहब ने अचानक ही बुला लिया था। बात क्या थी? बाबा ने इतला दी थी कि सायरा बानो बहुत बीमार हैं, लिहाजा मरजाना को उनके पास फौरन पहुंचाया जाए। मैं मरजाना को लेकर उनके पास गई थी। चलो अच्छा है वो माँ बेटी मिल गई। सायरा बानो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मालूम होता था चिराग बुझते बुझते फिर रोशन हो गया हो। वो बहुत कमजोर और बीमार हैं। बाबा ने सही कहा था कि माँ को बेटी के पास पहुंचा देना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे वो चंद दिनों या चंद घंटों की मेहमान है। ये क्या कह रही हो? दुरुस्त कह रही हूं, कल मुझे ऐसे ही लगा। वैसे अब तक खैरियत है, तुम्हें उनकी इयादत के लिए जाना चाहिए। मैं जाऊंगा। मैं थोड़ी देर तक उससे बातें करता रहा। मैंने उसे बताया कि मैं पाकिस्तान से किन हालात में निकला हूं और बर्मा पहुंचने के बाद दोनों कातिलों ने मुझे किस तरह घिरने की कोशिश की और हम किस तरह बच निकले हैं। वो सुनती रही और मुस्कुराती रही। मैंने कहा, हम इन हालात में मुस्कुराना अच्छी तरह सीख गए हैं। शायद यह हमारे लिए कहा गया है कि मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। मैं समझती हूं तुम उन 10 कातिलों से निमट लोगे। अब 10 नहीं 9 रह गए हैं। चलो 9 से ही, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। कभी कभी मैं बहुत ही बेचैन होकर सोचने लगती हूँ कि तुम्हारे पास चली हूं। मैं तुम्हें खुद से दूर तन्हा जीने तो दे सकती हूँ, मगर तन्हा मरने नहीं दूंगी। मैंने हंसते हुए कहा, बाबा साहब की पेशन गोई याद है। वो कह चुके हैं कि मेरे आखिरी वक्त में तुम ही मेरे पास रहोगी। फिर बेचैन होने, तड़पने और मेरे पास भाग कर आने की जरूरत क्या है? तकदीर खुद ही तुम्हें ले आएगी। तुम इत्मीनान से रहो और बाबा साहब के साय में जो कुछ हासिल कर रही हो करती रहो। मैं उसे तसल्लियां देने के बाद सायरा बानो के पास आ गया। वो एक बिस्तर पर आंखें बंद किए हुए बड़े आराम और सुकून से लेटी हुई थी। उनकी तबीयत अगरचे बहुत खराब थी, लेकिन वो इस खुशी में मगन थी कि बेटी मिल गई है। उनकी बंद आंखों के पीछे भी बेटी का चेहरा रोशन था। थोड़ी देर में उन्हें मरजाना की आवाज सुनाई दी। उन्होंने आंखें खोलकर देखा। सामने दरवाजे पर मरजाना खड़ी हुई थी। वो सर से पांव तक मशरकी तहजीब की एक जीती जागती तस्वीर नजर आ रही थी। उसने गहरे रंग का चुस्त चूड़ीदार पजामा पहना हुआ था। उस पर मुगल शहजादियों की तरह पशवाज पहने हुए थी। शाने से लेकर कमर तक पशवाज की तराश इतनी उम्दा थी कि पहनकर लिबास की खूबसूरती देखने से ताल्लुक रखती थी। कमर से नीचे पशवाज का घेरा था। एक दुपट्टा उसके गले और शाने के तरफ कुंडली मारकर उसके सर पर यूं ठहर गया था जैसे वो दुपट्टा ना हो, सचमुच सांप हो और उसके हुस्न के खजाने का मुहाफिज बन गया हो।
उसने सर को जरा सा झुकाकर दाएं हाथ को उठाकर एक हुस्ने अदा से कहा, अम्मी आदाब। सायरा बानो उसे देखकर ही तड़प गई थी। बात यह नहीं थी कि वो माँ बेटी की पहली मुलाकात थी, मगर बेटी का वो मशरकी अंदाज उन्हें उसकी तरफ खींच रहा था। वो उठने की कोशिश करने लगी। मरजाना ने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, नहीं नहीं अम्मी, आप इसी तरह लेटी रहें। इसीलिए तो मैं ये लिबास पहनकर नहीं आ रही थी। मैं जानती थी आप मारे खुशी के बिस्तर से उठने लगेंगी। वह माँ के करीब पहुंचकर उन पर झुक गई और उनके चेहरे को इधर उधर चूमने लगी। माँ दोनों हाथों को उठाकर उसके चेहरे को थाम रही थी, जी भर कर देख रही थी। फिर उन्होंने कहा, बेटी जरा दूर खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहती हूँ। इस लिबास में कितनी प्यारी कितनी हसीन लग रही हो। मेरी बेटी से ज्यादा हसीन तो कोई ना होगा। वह हंसते हुए पीछे हटकर बोली, दुनिया की हर माँ अपनी औलाद को सबसे ज्यादा हसीन समझती है। वह जरा दूर जाकर इस तरह खड़ी हो गई कि उसकी अम्मी उसे हर जाविये से देख सकें। फिर उसने कहा, मेरी समझ में नहीं आता बाबा साहब ने मुझ पर क्या जादू किया है। मैं जब वहां गई तो इसके तकरीबन आधे घंटे बाद मैं कहाँ पहुंच गई ये मैं खुद नहीं जानती। ऐसा लगता है जैसे गफलत के आलम में थी। बस एक ही आवाज सुनती थी और वह बाबा की आवाज होती थी। उनकी आवाज में ऐसा सहर था जिसे बयान नहीं किया जा सकता। जब मैं होश में आई तो एक दिन और एक रात गुजर चुकी थी। मैं अपने आप को एक नई लड़की महसूस कर रही थी। मेरे दिमाग में इतनी ठंडक इतना सुकून था कि मैं समझती हूँ शायद मुझे आइंदा कभी गुस्सा नहीं आएगा। सायरा बानो ने खुश होकर नकाहत से कहा, बेटे मैं बाबा साहब का एहसान जितना भी मानू कम है। उन्होंने तुम्हारी दुनिया ही बदल डाली है। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि तुमने अपने आप को एक लड़की तस्लीम कर लिया है। बेशक बाबा साहब ने मुझे यहूदियों के तिलिस्म से निकाल दिया, लेकिन अम्मी सच पूछिए तो सोनिया ने मेरे साथ जो किया है वो मेरे लिए और कोई नहीं कर सकता। वो मुझे जान से ज्यादा अजीज रखती है। मैं हर कदम पर उसकी जान की दुश्मन थी। जरा भी मुझे मौका मिलता और मैं उस पर गालिब आती तो आज वो जिंदा न रहती। लेकिन उसने मुझे नई जिंदगी नहीं दी, बल्कि नया जहन और नई सोच दी है। मैं इतनी बड़ी दुनिया में अगर किसी को सबसे ज्यादा चाहती हूं तो वो मेरी सोनिया है। सायरा बानो ने आंखें बंद कर ली। मैं उनके दिमाग में रहकर ये महसूस कर सकता था कि वो बहुत कमजोर हो गई हैं। बेटी की जुदाई ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। अगरचे वो मिल गई थी, लेकिन यह मिलना बिछड़ना तो बरसों से लगा हुआ था। और बरसों से उन्होंने इतने दुख सहे थे कि अब इस उम्र में वो सारे मुसाइब उन्हें घुन की तरह खा रहे थे। हम समझते कि जो दुख गुजर गया सो गुजर गया। नई खुशी को गले लगाकर हम पिछले मुसाइब को भूल जाती हैं, लेकिन वह मुसाइब हमारे अंदर ऐसी जड़ें पकड़ लेते हैं कि जब कोई नई मुसीबत आती है तो पुरानी मुसीबतों के दुख ताज़ा हो जाती हैं। इस उम्र में सायरा बानो के साथ यही हो रहा था। मैंने सोचा कि उन्हें मुखातिब करूं, लेकिन उसी वक्त एक डॉक्टर वहां पहुंच गया। मैं उनके दिमाग से निकल गया। अभी उनका इलाज होना चाहिए था। मैं उनसे किसी दूसरे वक्त बातें कर सकता था। फिर मैंने मरजाना को तस्वुर में देखा। वह मुगल शहजादियों जैसे लिबास में कितनी हसीन लग रही थी। मैं उसे मुखातिब करना चाहता था। फिर मैंने सोचा, नहीं अभी नहीं। वो अपनी वालदा की बीमारी के सिलसिले में परेशान होगी, शायद अच्छे मूड में बातें ना हो सकें। इसीलिए मैंने इरादा बदल दिया। दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। बागीचे में ठंडी हवाएं चल रही थीं, फूल महक रहे थे। मैं झूले पर बैठा हुआ था। बर्मा के वक्त के मुताबिक रात के 2 बज रहे थे। मैं वहां से उठकर अपनी ख्वाबगाह के सामने आया। उस हसीन मुजस्मे के सामने फर्श पर बने हुए एक छोटे से दायरे पर पांव रखकर उसे मुसाफिया किया। उसने मुसाफिया करते हुए अपनी रस भरी आवाज में कहा, फरहाद साहिब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। आप इत्मीनान से अंदर जा सकती हैं। मैं ख्वाबगाह के अंदर पहुंच गया। वहां मैंने लिबास तब्दील किया, फिर आरामदेह बिस्तर पर आकर गिर पड़ा। बिस्तर का फॉर्म यकीनन स्पेशल क्वालिटी का होगा। मैं आराम चाहता था, लेकिन बहुत ज्यादा ऐशो आराम की जिंदगी मुझे पसंद ना थी। ताहम इस वक्त मुझे इस बिस्तर पर बहुत ही लुत्फ हासिल हुआ। यूं लग रहा था जैसे बाद सबा की हथेली पर सो रहा हूं। थोड़ी देर तक मैं आराम से लेटा रहा, इधर से उधर करवटें बदलकर अपने जिस्म की थकन उतारता रहा। फिर मैंने उस सामने वाली तस्वीर को देखा जिसके पीछे स्क्रीन छुपा हुआ था। मैंने आगे बढ़कर अपनी बाएं तरफ वाली मशीन को ऑपरेट किया। वह तस्वीर दीवार के अंदर की तरफ धंसने लगी। स्क्रीन नजर आने लगा। मैंने उसे ऑन किया, फिर एक कमरे के बटन को दबाया। मुझे ये नहीं मालूम था कि किस कमरे में कौन है। जब उस बटन को दबाया तो राजेश महेश और उसकी माता जी 2 पलंग पर सोते हुए नजर आए। मैंने उसे ऑफ किया। दाएं तरफ का बटन दबाया, स्क्रीन दोबारा रोशन हो गया। अब आला बीबी नजर आ रही थी। वो एक ट्रांसमीटर हाथ में लिए अपने किसी चोर से बातें कर रही थी। मैंने साउंड वाले बटन को ऑन किया। उसकी आवाज सुनाई देने लगी। वो कह रही थी, रेड पावर के बॉस से कहो हम वो दस्तावेज चुरा कर उसके पास पहुंचा देंगे, लेकिन रकम की अदायगी फ्रांस के किसी शहर में डॉलर की सूरत में होगी।
आला बीबी को मैंने ये नहीं बताया था कि उसे स्क्रीन के जरिए देखा जा सकता है और उसकी आवाज सुनी जा सकती है। एक बात मेरे दिमाग में आई कि मास्टर डिसूजा भी कहीं बैठा हुआ आला बीबी को इस तरह बातें करते हुए देख सकता था। ये सवाल पैदा होते ही मैंने मास्टर डिसूजा के दिमाग में छलांग लगाई। वो एक बिस्तर पर आराम से सो रहा था। मुझे जरा इत्मीनान हुआ। ये तो पहले ही मालूम हो चुका था कि आला बीबी के चोर बहुत ही ऊंचे पैमाने पर चोरियां करते हैं और बड़े बड़े ममालिक के राज चुराते हैं और उनके एजेंटों को बेनकाब करती हैं, जैसा कि उन्होंने पाकिस्तान में कबीर बैदल को बेनकाब किया था। लेकिन यहाँ रेड पावर के बॉस से कोई सौदा करने का मतलब ये था कि आला बीबी सुपर मास्टर के खिलाफ सौदा कर रही है। यकीनन जो भी दस्तावेज चुराई जाने वाली थी उसका ताल्लुक सुपर मास्टर के किसी मास्टर से और उस मास्टर के किसी मुल्क से होगा। मैंने स्क्रीन पर आला बीबी को देखा। वो ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू कर चुकी थी। मैंने उसके दिमाग में पहुंचना चाहा तो पहले तो उसने सांस रोक ली, फिर मुस्कुराकर बोली, आ जाओ। मैंने कहा, मैं तुमसे ये पूछने आया हूं कि तुम और तुम्हारे तमाम चोर मेरे साथ क्यों इतना वक्त बर्बाद करते हैं। मानना कि तुम्हें मुझसे कोई ऐसा लगाव है जिसके तहत तुम हमेशा मेरे काम आना चाहती हो। बाबा साहिब बहुत पुरस्कार हैं। उन्होंने तुम लोगों को मेरे साथ क्यों लगा रखा है ये मैं नहीं जानता। कुछ तुम ही बता दो। वो आराम से एक सोफे पर बैठते हुए बोली, तुम्हें ये तो पाकिस्तान में ही मालूम हो चुका है कि हम सब ऊंचे पैमाने पर चोरियां करते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन एक सवाल यह है कि बाबा साहब ने तुम लोगों को मेरे साथ क्यों लगा रखा है। वो हंसते हुए बोली, फरहाद, हमारी जात से तुम्हें फायदा पहुंच रहा है और तुम्हारी जात से हम फायदा उठा रहे हैं। वो कैसे? ऐसे कि दुनिया के बड़े ममालिक की जो पॉलिसियां ये हैं कि वो अपने जेर दस्त रहने वाले किसी भी मुल्क को नाराज नहीं करते। मसलन अमेरिका की मिसाल लो। वो एक तरफ अरब ममालिक की दोस्ती का दम भरता रहता है, दूसरी तरफ इसराइली हुकूमत की पीठ ठोंकता रहता है और उन यहूदियों के जारहाना अज़ाइम पर खामोश रहता है। इसी तरह सुपर मास्टर तुम्हारा बहुत गहरा दोस्त है। उसने रसवंती की जिंदगी उस वक्त बचाई जबकि वो मरने ही वाली थी। उसने एक बहुत ही महंगा और मुहाफिज तैयारा तुम्हारे नाम कर दिया। वो दुनिया के हर मुल्क, हर शहर में तुम्हारे लिए हिफाजती इंतजामात करना चाहता है। तुम्हारे लिए वो सोते जागते काम करना चाहता है और हर हाल में अपनी दोस्ती का सबूत फराहम करना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ वो यहूदियों का भी दोस्त है, उन यहूदियों का जिनके 9 कातिल अभी तक तुम्हारे ताकुब में है। मैं ये बातें समझता हूं, तो मेरे सवाल का जवाब दो। जवाब यह है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूं। मेरी पूरी टीम तुम्हारे लिए एक फौज की हैसियत रखती है। अगर कभी यह राज फाश हो जाए कि आला बीबी और उसके चोर रेड पावर के भी काम आते हैं, सुपर मास्टर कभी मेरे खिलाफ शिकायत करे, तो तुम बड़ी आसानी से जवाब दे सकते हो कि यह डिप्लोमेसी है, यह सियासत का तरीकेकार है। जैसा कि सुपर मास्टर तुम्हारा भी दोस्त है, यहूदियों का भी, लिहाजा तुम हमारे भी दोस्त हो और सुपर मास्टर के भी। इसलिए हमारे खिलाफ सुपर मास्टर की मुखालफाना कार्रवाई को तुम पसंद नहीं करोगे, और जिस बात को तुम पसंद नहीं करते उसे सुपर मास्टर कैसे पसंद करेगा। वो हमारे खिलाफ कुछ कर तो नहीं सकेगा, बस इतना होगा कि हमारी तरफ से मोहतात रहने लगेगा। ये बात की बातें हैं, देखा जाएगा। तुम बड़े बड़े ममालिक के राज चुरा कर क्या करती हो? हम जितने राज चुराते हैं उनकी एक एक नकल अपने पास जरूर रखते हैं। किसी दस्तावेज की रूह से अगर किसी पसमानदा मुल्क को नुकसान पहुंचता हो या किसी तरक्की पजीर मुल्क की तरक्की को पामाल करने की साजिशें की जा रही हों, तो हम उस मुल्क को दूसरे जराए से इत्तला देती हैं, उसके सरबराह को मुख्तलिफ जराए से समझाती हैं। अगर वो यकीन ना करे तो इस शर्त पर वो दस्तावेज उसे दिखाते हैं कि वो उसका जिक्र किसी से ना करे। अगर करेगा तो जान से जाएगा। वो सुपर मास्टर जो सारी दुनिया की मालूमात रखता है, क्या वो ये नहीं जानता होगा कि तुम लोग राज चुराया करते हो? हमने ये कब कहा कि वो नहीं जानता? वो बस इतना ही जानता है कि बाबा साहब के जितने तुलबा और तालिबात उस इंस्टीट्यूट से निकलते हैं और दुनिया के अमली मैदान में आते हैं, वो कुछ इसी किस्म के काम करते हैं, मगर वो काम मस्बत अंदाज का होता है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। मसलन सुपर मास्टर ये कहते हैं कि वो छोटे ममालिक का खैर हुआ है। बाबा साहिब उसकी इस बात को तस्लीम कर लेते हैं और हमारे जरिए उसका कोई काम कर देते हैं, किसी बड़े राज को चुरा कर उसके पास पहुंचा देते हैं, मगर उसकी नकल हम अपने पास जरूर रखते हैं। ये बात सुपर मास्टर नहीं जानता और ये भी नहीं जानता कि हम उसकी मुखालफत में रेड पावर वालों के काम भी आते रहती हैं। मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, बाबा साहिब बहुत गहरी हैं। उनकी प्लानिंग समझ में आ गई है, इसलिए उन्होंने तुम सब लोगों को मेरे साथ लगाया है कि मैं तुम्हारे लिए ढाल बना रहूं। कभी तुम लोगों का भेद खुलेगा तो मेरी वजह से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकेगा। वो मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, मैंने कभी ना सुना ना देखा कि कोई ऐसा बुजुर्ग हो जो दीनदार हो, परहेजगार हो, शरीफ, नेक हो और अपने शागिर्दों से चोरियां भी कराता हो। उसने हंसते हुए कहा, यह मुकालमा बैनुल-अक़वामी हैसियत इख्तियार कर गया है कि चोरी मेरा पेशा है, नमाज मेरा फर्ज।
ये बात इस नजरिए से दुरुस्त है कि चोरियां मस्बत अंदाज की भी होती हैं और मनफी अंदाज की भी। जिस चोरी से एक इंसान को या पूरे मुआशरे को नुकसान पहुंचता है वो वाकई मनफी है और चोर सजा के काबिल है। लेकिन वो चोर जो बड़े बड़े चोरों के यहाँ चोरी करता हो और उससे दूसरे मजलूमों को फायदा पहुंचाता हो तो इसे मस्बत अंदाज की चोरी कहा जाएगा। जैसे तुमने मस्बत अंदाज में चोरी की और मेरा दिल चुरा लिया है। मुझे नुकसान भी नहीं पहुंचा और बस अब मेरे दिमाग से निकलो वरना तुम्हारा दिमाग बहकने लगेगा। ये कहकर उसने सांस रोक ली। मुझे अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया, यानी उसे पूरा यकीन था कि अब मैं उसकी सोच नहीं पढ़ सकूंगा और उसके दिमाग में पहुंचकर उसे देख नहीं सकूंगा। लेकिन मैं सामने वाली स्क्रीन पर उसे देख रहा था। मुझे दिमाग से निकाल देने के बाद वो बेख्तियार मुस्कुरा रही थी। औरत सामने होती है तो कुछ होती है, तन्हा हो तो कुछ और नजर आती है। उसे यकीन था कि वो तन्हा है, कोई उसे देख नहीं रहा है, इसीलिए वो सही मायनों में औरत बन गई थी। औरत की कमजोरी उस पर गालिब आ रही थी। उसने सोफे के पोस्टर से टेक लगा दी और अपने सीने पर हाथ रख लिया जैसे धड़कते हुए दिल को समझा रही हो। मैं उसके दिमाग में पहुंचकर उसके चोर ख्यालात नहीं पढ़ सकता था, मगर सोचती हुई आंखें और तमतमाया हुआ चेहरा बहुत कुछ बता देता है। मैंने उसे और करीब से देखना चाहा, इसके लिए मैंने मशीन की तरफ तवज्जो दी जिस हिस्से को मैं ऑपरेट कर रहा था। वहां ऊपर एक छोटी सी प्लेट पर मालूमाती इशारे दर्ज थे। उसी प्लेट के पास एक छोटा सा हैंडल बना हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि दूर से देखने के लिए और बिल्कुल करीब से देखने के लिए। उस हैंडल को मुख्तलिफ तरफ मुख्तलिफ सिमतों में घुमाना चाहिए और उसे आगे पीछे से देखने के लिए उसका रुख किस तरह बदलना चाहिए। मैंने उसके मुताबिक अमल किया तो आला बीबी बिल्कुल करीब से नजर आने लगी। स्क्रीन पर उसका बड़ा सा चेहरा नजर आ रहा था, गोया मेरे सामने हुस्न की तफसीर हो रही थी। रसवंती अगर हुस्न जमाल में मशरिक की नुमाइंदगी करती थी तो आला बीबी मगरिब का एक शाकार थी। उसकी बड़ी बड़ी गजाली आंखों में इतनी गहराई थी कि देखने वाला उन गहराइयों में डूबने लगता। मेरी यही कैफियत थी। मैं उसके चेहरे को, उसके नाक नक्शे को बड़ी तफसील से देखना चाहता था। उसी वक्त उसके चेहरे ने हरकत की, वो स्क्रीन से आउट हो गई। इसका मतलब यह था कि सोफे की पुश्त से जो टेक लगाए हुए थी तो वहां से हट गई थी। मैंने उस हैंडल को ऑपरेट किया तो जरा दूर से नजर आने लगी। वो उसी सोफे पर बैठी थी लेकिन सीधी होकर अपने पास एक तपाई पर रखे हुए परस को उठा रही थी। उसने परस को खोलकर एक छोटा सा पिस्तौल निकाला। उस पिस्तौल को बड़ी मोहब्बत से देखने लगी। मुझे हैरानी हुई कि आखिर वो मेरे मुतल्लिक सोचते सोचते इस पिस्तौल से क्यों मोहब्बत करने लगी है। फिर वो पिस्तौल मेरा रकीब बन गया। उसने पिस्तौल के छोटे से दस्ते को अपने गुलाबी रुखसार से लगा लिया। फिर वो उसके दस्ते को चूमने लगी, उसे इंतहाई मोहब्बत से देखने लगी। अगर वो मेरे ख्याल को दिलो दिमाग से निकालने के लिए अपना ध्यान बटाना चाहती थी तो ध्यान बटाने का ये कौन सा तरीका था। मैंने उस हैंडल को आहिस्ता आहिस्ता ऑपरेट करना शुरू किया। वो क्लोज में आने लगी। अब उसने पिस्तौल को अपने सीने से लगा लिया था जैसे अपने दिल की धड़कनें उसे सुना रही हो। फिर उसने पिस्तौल को हथेली पर रखकर देखा। मैंने हैंडल को इस तरह ऑपरेट किया कि अब वो पिस्तौल पूरी स्क्रीन पर पूरी तफसील से नजर आने लगा। उसी वक्त आला बीबी का दूसरा हाथ पिस्तौल के दस्ते पर गया। वो दस्ते के हिस्से को एक जगह से दबा रही थी। इसके साथ ही वो दस्ते का ऊपरी हिस्सा एक पतली सी प्लेट की सूरत में नीचे की तरफ खिसकने लगा। तब मैंने देखा वहां जो खाली हिस्सा हो गया था वो खाली नहीं था, बल्कि वहां सिर्फ मेरी एक तस्वीर रखी हुई थी। मैं मुस्कुरा रहा था। उधर तस्वीर में तो मुस्कुरा ही रहा था, इधर मेरे होंठों पर भी बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई थी। ए इश्क तेरा खाना खराब, तूने रुस्तम को पिछाड़ कर उसे सोहराब का बाप बना दिया। अगर आला बीबी पिछाड़े खा रही थी तो ज्यादा हैरानी की बात नहीं थी। बात इतनी सी है कि औरत ऊपर से अखरोट के छिलके की तरह सख्त होती है, बहुत सख्त होती है। अगर छिलके को ताकत से तोड़ा जाए तो अंदर से अखरोट सालम हाथ नहीं आता, रेजा रेजा होकर मिलता है। औरत को जब भी तोड़ा गया वो टूट टूट कर मिली। मोहब्बत की हल्की चोटें सख्त छिलके के अंदर से उसे सही और सालम निकाल आती हैं। मैंने स्क्रीन पर देखा आला बीबी अब मेरी तस्वीर को देख देख कर मुस्कुरा रही थी। मिस्टर, मैं समझती हूं कि लड़कियां तुम्हारे सामने किस तरह दिल हार जाती होंगी, लेकिन मैंने ख्वाहिशात को लगाम देना, नफ्स पर काबू पाना और दिल को थपक थपक कर सुला देने का सबक पड़ा है। वो वहां से उठी, फिर पलंग के पास आई, उसके रिवॉल्वर को अपने तकिए के पास रख दिया। मेरी तस्वीर अभी तक नुमाया थी। फिर वो सोने से पहले लिबास तब्दील करने के लिए अपने हाथ लिबास की तरफ लाई। जब मैंने देखा कि वो लिबास तब्दील करने वाली है तो मैंने फौरन ऑफ वाले बटन को दबाया। स्क्रीन तारीक हो गया, वो गुम हो गई। इस स्क्रीन के जरिए तो क्या, मैं टेलीपैथी के जरिए भी ऐसे मुकाम तक पहुंच सकता हूं जहां पहुंचना खिलाफे तहजीब है। अगर कोई टेलीपैथी जानता हो या ऐसे जराए का मालिक हो
कि जब वो किसी पराई औरत को तन्हाई में देख सके तो उसका फर्ज है कि वो अपनी आंखें बंद कर ले, मुंह फेर ले या वहां से चला जाए। ये महज शराफत नहीं है बल्कि वो मर्दानगी है जो औरत की हया को तहफ्फुज देती है। मैं थोड़ी देर तक खामोशी से बिस्तर पर लेटा रहा। आला बीबी मेरे जहन में आती रही जाती रही। फिर मैंने उसे रुखसत कर दिया। रसवंती के बारे में सोचा, क्या वो सो रही होगी? मैं ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम कर सकता था, मगर सामने स्क्रीन था, इसलिए मैंने एक और बटन को दबाया। एक ख्वाबगाह नजर आई। वहां दो शख्स सो रहे थे। एक सोफे पर बैठा था, मैंने पहचान लिया, वो आला बीबी के चोर थे। वो जागने वाला अपनी जगह से उठकर कमरे के बाहर जाने लगा। यकीनन वो बारी बारी ड्यूटी देने के लिए सो रहे थे और जाग रहे थे। मैंने एक और बटन को दबाया। स्क्रीन पर एक ख्वाबगाह नजर आई, वो खाली थी, कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं उसे स्क्रीन से मिटाना चाहता था। उसी वक्त राजेश की माताजी की आवाज सुनाई दी। मैंने हैंडल को ऑपरेट किया तो दरवाजे का मंजर दिखाई दिया। रसवंती माताजी के साथ दरवाजा खोलकर दाखिल हो रही थी और माताजी कह रही थी, बेटी तुम इतनी रात को मुझे उठाकर क्यों लाई हो? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? मैं क्या करूं, बहुत उलझन में हूं। सोना चाहती हूं, सो नहीं सकती। बार बार उसका ख्याल आता है। माताजी ने हैरानी से पूछा, किसका ख्याल आता है? वही फरहाद। मैं यहां बहुत देर तक सोने की कोशिश करती रही। मुझे ऐसा लगता रहा जैसे वो मेरे पास आ रहा है। बूढ़ी मां ने एक गहरी सांस लेकर कहा, वो सिर्फ तुम्हारे दिल में और तुम्हारे दिमाग में ही नहीं समाया हुआ है, बल्कि तुम्हारी आत्मा में भी समाया हुआ है। तुम उसे कहां कहां से अलग कर सकोगी? ऐसा नहीं हो सकता। मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। नहीं मानती हो तो ये सोचकर सो जाओ कि तकदीर में जो लिखा है वो पूरा होगा। तुम्हें जहां रहना है, जिसके साथ रहना है, उसके साथ तो जिंदगी गुजारना ही होगी। तुम अपनी तकदीर से लड़ सकती हो। वो खामोश रही। माँ जी ने कहा, वो बिस्तर पर लेट जाओ, मैं तुम्हारा सर सहलाती हूँ, तुम्हें नींद आ जाएगी। वो माँ जी के साथ चलती हुई बिस्तर के पास आई, फिर वहां लेट गई। माँ जी उसके सरहाने बैठकर उसका सर सहलाने लगी। मैं उसके दिमाग में मौजूद था। आहिस्ता आहिस्ता ख्याल ख्वानी की लोरियां सुनाने लगा। उसके जहन को थपकने लगा। वो जल्द ही सो गई। मैं उसके दिमाग से वापस आ गया। फिर मुझे कुछ याद आया तो मैं आला बीबी के पास पहुंच गया। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैंने कहा, तुमसे एक बात पूछना भूल गया था। ये बताओ, तुम दस्तावेजात की चोरी वगैरह के सिलसिले में जब अपने चोरों को कोई हुक्म देती हो तो क्या ट्रांसमीटर के जरिए देती हो? कभी रूबरू, कभी ट्रांसमीटर के जरिए। क्या बात है? पहले मेरे सवालों का जवाब दो। क्या तुमने यहां इस कोठी में रहकर ऐसा कोई हुक्म अपने किसी मातहत को दिया है? जब तुम मेरे पास आए थे उससे पहले मैंने ऐसी एक बात की थी, आइंदा यहां इस कोठी में या मास्टर डिसूजा के हल्के में रहकर ट्रांसमीटर इस्तेमाल न करना और ना ही अपने चोरों के रूबरू ऐसी बातें करना। हो सकता है कि मास्टर ने यहां खुफिया लात लगा रखी हो जिनकी वजह से तुम्हारी बातें सुनी जा सकें। मेरी बात समझ रही हो? मैं समझ गई। आइंदा मोहतात रहूंगी। मैं उसके दिमाग से वापस आ गया। फिर मैंने अपने दिमाग को हदायत दी और इत्मीनान से सो गया। मैं बारहा बता चुका हूं कि सोने से पहले मैं अपने दिमाग को जो हदायत देता हूं उसमें यह भी है कि अगर मेरे कमरे में कोई दाखिल हो या कमरे के अंदर कोई गैर मामूली बात हो तो वक्त से पहले मेरी आंख खुल जाए। कोई गैर मामूली बात हो गई। अचानक ही सुबह 5:30 पर मेरी आंख खुल गई। मैंने लेटे लेटे अपनी रिस्ट वॉच को देखा तो हैरान रह गया। यह समझने में देर नहीं लगी कि कमरे में कोई गैर मामूली बात हो चुकी है, यह हो रही है। मैं फौरन उठकर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। हल्की से हल्की आवाज को सुनने की कोशिश करने लगा। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ सुनाई दे रहा था। जो कुछ आंखों के सामने था वो कमरे का अंदरूनी माहौल था। ना कोई इंसान था, ना कोई जानवर था। फिर मेरी आंख कैसे खुल गई? शमा बीनी और टेलीपैथी की मुख्तलिफ मशकों से मंजा हुआ मेरा दिमाग मुझे धोखा नहीं दे सकता था। जरूर कोई बात थी, कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने फौरन ही मास्टर डिसूजा के दिमाग में छलांग लगाई। वो अपने बिस्तर के सरहाने टेक लगाए बैठा हुआ था। उसके दाएं हाथ पर एक टेलीफोन की तरह आला रखा हुआ था जिसमें मुख्तलिफ बटन थे और उसका हाथ उन बटनों के पास रखा हुआ था। उसकी सोच ने मुझे बताया कि वो ऑपरेटर की कॉल का इंतजार कर रहा है। वो भी बताने वाला है कि फरहाद अली तैमूर अपनी ख्वाबगाह में सो रहा है या जाग रहा है। मैं फौरन ही समझ गया। मैंने अपनी पेशानी पर हाथ मारते हुए बुलंद आवाज से कहा, ला हौल बिला कुव्वत। कमरे में तो कोई बात नहीं हुई, मुझे अपनी नींद पूरी करना चाहिए। ये कहते हुए मैं बिस्तर पर सीधा लेट गया और तकिए को अपने सीने से लगाकर आंखें बंद की और सोने की एक्टिंग करने लगा। जाती एक्सचेंज में ड्यूटी देने वाला वो शख्स 3019 पर मेरे बेड से 2 तरफा मशीन बरामद कर सकता था। मेरे दरवाजे पर खड़े हुए हसीन मुजस्मे के सीने पर भी 3019 लिखा हुआ था।
उसके एक एक नंबर पर उंगली रखने से वही एक्सचेंज वाला मेरी ख्वाबगाह में पेश आने वाले खतरे को समझ सकता था और वहां से कोई ऐसी गैस खारिज कर सकता था कि कमरे में कोई ठहर ना सकता और निकल आता। बहरहाल मैंने उसे दिखाने के लिए आंखें बंद कर ली और मास्टर डिसूजा के दिमाग में पहुंच गया। इस वक्त वो मास्टर से कह रहा था, मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं। अभी जैसे ही मैंने स्क्रीन ऑन किया तो मुझे फरहाद साहब जागते हुए नजर आए। वो कुछ परेशान थे, इधर उधर देख रहे थे और खामोश बैठे जैसे कुछ सुनने की कोशिश कर रहे थे। फिर उन्होंने पेशानी पर हाथ मारकर कहा कि ख्वामखा जाग पड़े हैं, कमरे में खतरे की कोई बात नहीं है, नींद पूरी कर लेना चाहिए। ये कहकर वो फिर सो गई। मास्टर डिसूजा जरा परेशान होकर सोचने लगे, मिस्टर फरहाद जाग गए थे फिर सो गए। क्या वो इस वक्त सचमुच सो रहे होंगे या उन्हें कुछ शुबा हो गया है? वो अचानक कैसे जाग गए थे? मैंने उसकी सोच में कहा, इंसान सोते सोते अचानक किसी न किसी वजह से जाग भी जाता है, कभी उसे ख्वाब चौंका देते हैं, इसमें परेशानी की क्या बात है? उसी वक्त एक्सचेंज वाले आदमी की आवाज सुनाई दी। वो मास्टर से कह रहा था, जनाब मादाम रसवंती अपने कमरे में सो रही हैं। दूसरे कमरे में वो दोनों राजेश और महेश भी सो रहे हैं, उनकी माँ जाग गई है और खिड़की के पास आकर मशरिक की तरफ मुंह किए दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई है, शायद सूरज निकलते वक्त पूजा करती है। ये बातें सुनकर पता चल रहा था कि मैं यहाँ बैठे बैठे स्क्रीन पर जिस पूरी तरह कोठी के अंदरूनी और बैरूनी मनाजिर देख सकता था, उसी तरह वो एक्सचेंज वाला भी देखता रहता है। उसने कहा, और जनाब आला बीबी ऊपर छत वाले बागीचे में है। वो एक जगह पालती मारकर बैठ गए हैं, बिल्कुल साकित हैं, उनके बदन में जरा भी हरकत नहीं हो रही है। मैंने अंदाजा लगाया कि उन्होंने सांस रोक लिया और योगा के अमल से गुजर रही हैं। मैं मास्टर डिसूजा को छोड़कर एक्सचेंज वाले आदमी के दिमाग में पहुंच गया। अब मैं उसके जरिए उस कमरे को देख रहा था जहां वो बैठा हुआ था। एक बड़ी सी मशीन उसके सामने थी और सामने दीवार पर एक बड़ा सा स्क्रीन था जो उस वक्त तारीख था। मशीन के एक हिस्से से मास्टर डिसूजा की आवाज सुनाई दी। उसने पूछा, क्या पिछली रात तमाम कमरों में होने वाली गुफ्तगू रिकॉर्ड हो चुकी है? जी हाँ, वो कैसेट मेरे पास मौजूद है, मुझे फौरन सुनाओ। यस सर, अभी सुनाता हूँ। कैसेट को रिवाइंड करने में जरा सी देर लगेगी। ये कहकर उसने माइक के बटन को ऑफ किया। फिर मशीन के उस हिस्से की तरफ गया जहां एक रिकॉर्डर था, वहां कैसेट लगा हुआ था। उसकी सोच बता रही थी कि पिछली रात जितने कमरों में जितने लोगों ने जो बातें एक दूसरे से की हैं, वो सारी गुफ्तगू इस कैसेट में रिकॉर्ड है। मैंने फौरन ही आला बीबी के पास पहुंचकर कहा, इस कोठी से अभी एक आदमी बाहर निकलेगा। वो जर्द रंग की कमीज और चॉकलेट रंग की पतलून में मलबूस है। उसकी जेब में कैसेट होगा। उस कैसेट में तुम्हारी पिछली रात की तमाम गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई है। उस गुफ्तगू को अभी तक मास्टर डिसूजा ने नहीं सुना है। तुम समझ गई हो ना क्या करना है? बिल्कुल समझ गई हूं। मैं अभी अपने बाहर वाले चोर को इतला देती हूं। मैं फिर उस एक्सचेंज वाले के दिमाग में पहुंच गया। वो कैसेट को रिवाइंड कर चुका था। उसी वक्त मैं उसके दिमाग पर काबिज हो गया। उसने कैसेट को रिकॉर्डर से निकाला, उसे अपनी जेब में रखा, फिर कमरे से निकल गया। वहां से निकलकर वो कोठी के बाहर आया। जाना पहचाना आदमी था। आला बीबी के चोर और मास्टर डिसूजा के आदमी उसे अच्छी तरह पहचानते थे, उस पर एतमाद करते थे। किसी ने उसे ना रोका ना टोका। वो कोठी के अहाते से बाहर निकल गया, फिर एक तरफ तेजी से जाने लगा। बहुत दूर निकल गया तो अचानक एक कार उसके करीब आकर रुकी। उसके दरवाजे खुले। इससे पहले कि वो संभलता, दो आदमियों ने से कार के अंदर खींच लिया। दरवाजा बंद किया और कार आगे बढ़ गई। फिर एक ने पूछा, हाँ तो वो कैसेट कौन सी जेब में है? उसने मुस्कुरा कर कहा, इस वक्त मैं फरहाद अली तैमूर हूं, ये लो कैसेट। उसने एक जेब से कैसेट निकालकर उसके हवाले किया, फिर कहा, अब फरहाद अली तैमूर इसके दिमाग से जा रहा है। तुम लोग इसका जो भी हशर करो, लेकिन पहले से वो सारी बात उगलवाओ कि वो किस तरह एक कमरे में बैठकर तमाम कमरों के मुतल्लिक जासूसी करता है। हालांकि तुम लोगों ने जासूसी आलात के जरिए पूरी कोठी की चेकिंग की थी और मुतमईन हो गए थे कि खुफिया आलात छुपा कर नहीं रखे गए हैं। फिर यह सब कैसे हुआ, मुझे इसकी पूरी तफसील मालूम होनी चाहिए। मैं वहां से वापस आ गया। आला बीबी मेरी मुंतजिर थी। जब मैं उसके पास पहुंचा तो वो परेशान होकर बोली, फरहाद आई एम वेरी सॉरी। तुम यकीन करो, पहली बार मुझसे पिछली रात हमाकत सरजद हुई। बाबा साहब को मालूम होगा तो वो मुझे आला बीबी के ओहदे से हटा देंगे। 40 चोरों की 3 गलतियां या 3 कोताहियां मुआफ की जा सकती हैं, लेकिन आला बीबी को एक गलती या एक कोताही की भी इजाजत नहीं है। मैंने मुस्कुरा कर पूछा, जब तुम्हें आला बीबी के ओहदे से हटा दिया जाएगा तो फिर तुम्हारा नाम क्या होगा, सामी या सुमेरा? तुम मजाक कर रहे हो। तुम्हें याद होगा कि कुछ अरसा पहले मैंने कहा था कि मैं तुम्हें आला बीबी नहीं कहूंगा, सुमेरा भी नहीं कहूंगा। मैं तुम्हें अपनी सामी समझता हूं। अगर तुम मेरी पसंद का ख्याल रखते हुए मुझे सामी कहने की इजाजत दोगी और इस नाम को दिल से कबूल करोगी तो मैं तुम्हें नाम लेकर मुखातिब करूंगा।
वरना तुम देख ही रही हो कि मैं जब तुम्हें मुखातिब करता हूं तो तुम्हारा नाम नहीं लेता, और ना ही गुफ्तगू के दौरान भूले से भी तुम्हें आला बीबी कहता हूं। वो मेरी बातें सुनती रही, उसका सर झुका हुआ था। फिर उसने कहा, ये ऐसी बातें करने का मौका नहीं है। बाबा साहब ने हमें समझाया कि ज़मीर की आवाज़ को कभी ना दबाओ। इस वक्त मेरा ज़मीर मुझे मुलामत कर रहा है। मैं बाबा से ये बात छुपा लूंगी, लेकिन अपनी गलती की तलाफी के लिए आइंदा और ज्यादा मोहतात और मुस्ताद रहूंगी। क्या तुम्हें आला बीबी का ओहदा, ये बर्तरी, ये शान बहुत ज्यादा पसंद है? खुदा की कसम, मुझे ये ओहदा, ये शान नहीं चाहिए। मुझे ये मुस्तादी चाहिए, मसरूफियत चाहिए जो आज मेरे साथ है। तुम्हारी आज की मुस्तादी, आज की मसरूफियात सिर्फ मेरे लिए हैं। क्या इसीलिए तुम्हें इन मसरूफियत से दिलचस्पी है? वो होंठों को भींचकर सोच के जरिए बोली, तुम घुमा फिराकर अपने मतलब की बात उगलवाने की खूब कोशिश करते हो। देखो, सामी बहुत ही प्यारा नाम है, मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन मैं इस नाम से मंसूब होना चाहूंगी तो तुम्हें शह मिलेगी। मुझे पिछली रात की आला बीबी याद आ गई। आंखों के सामने वो सामी घूमने लगी जो अपने पिस्तौल के हत्थे से लगी हुई मेरी तस्वीर देख रही थी और मुझसे वालियाना मोहब्बत का इजहार कर रही थी। अखरोट कहीं की। मैंने उससे पिछली रात वाली बात नहीं छेड़ी। वो छुपी रहना चाहती थी, मैंने उसे छुपा ही रहने दिया। उससे कहा, ठीक है, वो गलती जो तुमसे हो चुकी है उसे भूल जाओ। बाबा साहेब बहुत सख्त हैं, उन्हें यह तो समझना चाहिए कि इंसान खता का पुतला है, गलती हो सकती है। वो खुश हो गई। मैंने कहा, यह मेरा फर्ज है कि तुम्हें खुश करूं, तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है। काम की बातें करो। मास्टर डिसूजा हो या सुपरमैन हो, उन सब पर भरोसा करना नाकामी है। ये कमबख्त हमारी गफलत से फायदा उठाना चाहती हैं। मैं मालूम करूंगा कि मास्टर डिसूजा ने ऐसी हरकतें क्यों की। तुम अनजान बनी रहना। मैं भी इस सिलसिले में मास्टर को भी कुछ नहीं कहूंगा। आज तो हम अपनी रिहाइश का बदल ही लेंगे। मैं उससे रुखसत होकर मास्टर के दिमाग में पहुंचा। वो उस एक्सचेंज वाले के कमरे में पहुंचा हुआ था, क्योंकि देर हो गई थी और उस शख्स ने वहां से कैसेट रिकॉर्डर के जरिए पिछली रात की गुफ्तगू नहीं सुनाई थी। जब वह एक्सचेंज वाले कमरे में पहुंचा तो कमरा खाली था। कैसेट रिकॉर्डर को देखा तो वो भी खाली था। वहां कोई कैसेट नहीं था। वो तेजी से बाहर आया। उसने अपने एक मातियत से पूछा, ये ऑपरेटर कहाँ गया? वो थोड़ी देर पहले इस कमरे से निकलकर कोठी के सामने वाले हिस्से में गया है। मास्टर तेजी से चलता हुआ कोठी के सामने पहुंचा, फिर अपने एक मातियत से यही पूछा। उस मातियत ने कहा, ऑपरेटर इस अहाते के बाहर गया है। वो दौड़ता हुआ अहाते के बाहर गया। फिर वहां चौकीदार ने उसे बताया कि ऑपरेटर इसी फुटपाथ पर तेजी से चलता हुआ गया है। हमने उसे नहीं रोका, वो तो अपने ही आदमी है। मास्टर ने परेशान होकर अपने दो मातियतों को फौरन बुलाया और उनसे कहा, देखो ऑपरेटर किधर गया है, मुझे आधे घंटे के अंदर उसके मुत्तलिक पूरी रिपोर्ट मिलनी चाहिए। वह झुंझलाता हुआ कोठी के अंदर आ गया। अंदर पहुंचते उसने अपने चेहरे से झुंझलाहट को मिटाने की कोशिश की और मुस्कुराने लगा, ताकि हम में से किसी से सामना हो तो उसकी परेशानी को देखकर कोई सवाल न कर सकें। वो ड्राइंग रूम में आया। मेरे किसी आदमी से मुलाकात नहीं हुई। वो वहां से निकलकर तेजी से चलता हुआ फिर कोठी के पीछे एक्सचेंज रूम में गया। उसके दरवाजे को अंदर से बंद करने लगा। फिर उस कुर्सी पर बैठ गया जहां उसका ऑपरेटर बैठा हुआ था। उसने मशीन को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। मैं पहले उसकी सोच के जरिए मालूम कर चुका था कि वो मेरे कमरे में मुझे देखना चाहता है, इसलिए मैं आंखें बंद करके लेट गया। फिर वो अपने सामने वाली दीवार की स्क्रीन पर मुझे देखने लगा। मैं उसके दिमाग की स्क्रीन पर उसे देख रहा था और उसे पढ़ रहा था। उसकी सोच कह रही थी, दूर से अच्छी तरह मालूम नहीं होता कि मिस्टर फरहाद सो रहे हैं या नहीं। ये सोचते हुए उसने एक हैंडल को ऑपरेट किया, जिसके बाद मैं उसे बहुत ही क्लोजअप में नजर आने लगा। मेरा चेहरा पूरी स्क्रीन पर छा गया था और इससे पता चल रहा था कि मेरी आंखें गहरी नींद की वजह से बंद हैं या मैं बन रहा हूं। मैंने हत्तुल इम्कान अपने आप को नींद की हालत में जाहिर किया। उसे यकीन हो गया। उसने स्क्रीन को ऑफ कर दिया। फिर सोचने लगा, वो ऑपरेटर कहाँ चला गया? जो कैसेट मुझे सुनाने वाला था उसमें जरूर कोई खास बात थी। वो उसे लेकर कहाँ जा सकता है? क्या उसने हमारे या फरहाद के दुश्मनों से कोई सौदा कर लिया था? वो सोचते सोचते एकदम से उठकर खड़ा हो गया। उसे पिछली रात की वो बात याद आई जब मैंने अपनी ख्वाबगाह के इतने हिफाजती इक़दामात को देखकर खुशी का इजहार नहीं किया, बल्कि कहा था कि आज रात का मेहमान हूं और दूसरे दिन मेरे लिए किसी आम से रिहाइशगाह का इंतजाम किया जाए। मास्टर डिसूजा ये बातें सोचकर अब इस नतीजे पर पहुंच रहा था, क्या मिस्टर फरहाद को कल रात ही शुबा हो गया था? क्या उन्होंने मेरे दिमाग के चोर ख्यालात को पढ़ लिया था कि उनकी ख्वाबगाह की छत में कोई ऐसा अल्लाह भी छुपा हुआ है जिसके जरिए यहां स्क्रीन पर उन्हें देखा जा सकता है या दूसरे कमरे की गुफ्तगू सुनी जा सकती है? यकीनन कल रात ही उन्हें सारी बातें मालूम हो गई थी। मैंने उसकी सोच के जरिए कहा, मैं भी कैसी अहमकाना बातें सोच रहा हूं। अगर फरहाद साहब को ये बातें मालूम हो जाती तो क्या वो खुद को स्क्रीन पर दिखाने के लिए मुझे ढील देते
या अपने लोगों की प्राइवेट गुफ्तगू रिकॉर्ड करने का मौका देते? हरगिज नहीं। जब कोई खास बात रिकॉर्ड हो चुकी है तो इसका मतलब यह है कि फरहाद साहब आप तक इन बातों से बेखबर हैं। ये सोचकर वो मुतमईन हो गया। उसके दिमाग से कुछ बोझ उतर गया। वो दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। एक तरफ रखे हुए टेलीफोन के रिसीवर को उठाकर उसने उसे कोठी के चौकीदार से राब्ता कायम किया। कोठी के अहाते का जो मेन गेट था वहां एक छोटा सा कैबिन बना हुआ था जहां मुसल्ला चौकीदार थे। राब्ता कायम होते उसने पूछा, क्या उस ऑपरेटर का पता चला? जी हाँ जनाब। आपने जिन्हें उनकी तलाश में भेजा था वो आए हैं, उनसे बातें कीजिए। फिर मास्टर डिसूजा ने अपने एक मातियत की आवाज सुनी। वो कह रहा था, हम बहुत दूर तक उसे तलाश करने गए थे। एक जगह कुछ पुलिस वाले नजर आए, वहां जरा भीड़ लगी हुई थी। हमने करीब जाकर सुना एक शख्स पुलिस को बता रहा था कि वहां फुटपाथ के किनारे एक शख्स जर्द कमीज और चॉकलेट रंग की पतलून पहनकर जा रहा था। अचानक उसके करीब आकर एक कार रुकी और कुछ लोगों ने उसे कार के अंदर घसीट लिया। फिर देखते ही देखते वो कार तेज रफ्तारी से आगे बढ़कर उस रास्ते पर चली गई जो सफारी पार्क की तरफ जाता है। हमारे आदमी एक गाड़ी में उधर रवाना हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस वालों को जो भी बयान देता है यही कहता है कि उसने गाड़ी का नंबर नहीं देखा था। अलबत्ता सब यही कहते हैं कि वो नीले रंग की गाड़ी थी। मास्टर डिसूजा ने राब्ता खत्म कर दिया। अब उसकी परेशानी बढ़ गई थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके ऑपरेटर को किसने अगवा किया है, और अगर ऑपरेटर को अगवा होना ही था तो वो उस एक्सचेंज वाले कमरे से कैसेट लेकर खुद ही क्यों बाहर गया। मैं उसकी सोच को पढ़ता हुआ गुसल खाने में गया। फिर गुसल वगैरह से फारिग होकर लिबास तब्दील करने के बाद ख्वाबगाह से बाहर आ गया। मैंने मास्टर डिसूजा के दिमाग में पहुंचकर उसकी सोच में कहा, अगर मैं इसी तरह परेशान होकर सोचता रहा और अचानक ही फरहाद मेरे दिमाग में पहुंच गए तो भेद खुल जाएगा। मेरी परेशानियां उन्हें सब कुछ बता देंगी। मुझे इन ख्यालात को दिमाग से निकाल देना चाहिए। उसकी सोच ने कहा, मेरी परेशानी जाहिर हुई तो फरहाद साहब से ही कह दूंगा कि मेरे एक आदमी अचानक ही लापता हो गया और उसकी कोई खबर नहीं मिल रही, इसलिए परेशान हूं। ये सोचते हुए वह एक्सचेंज वाले कमरे से बाहर गया। मैंने आला बीबी से कहा, ड्राइंग रूम में आ जाओ। मैं ड्राइंग रूम में पहुंचा। वहां माता जी अपने दोनों बेटों के साथ मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने उन्हें आदाब कहा। फिर राजेश से सवाल किया, फ्लाइट किस वक्त है? 9 बजे। हमारी रवानगी में सिर्फ 2 घंटे रह गए हैं। हम सब ड्राइंग रूम में आ गए। वहीं आला बीबी और मास्टर डिसूजा पहुंच गए। माता जी ने कहा, रसवंती नहीं आई है क्या? अभी तक सो रही है? मैंने कहा, हमें जल्द अज जल्द नाश्ते से फारिग हो जाना चाहिए। मैं चाहता हूं जब तक वो सोती रहे उस वक्त तक आप लोग रवाना हो जाएं। माता जी ने कहा, यही मुनासिब है, वरना वो हमारे साथ जाने की जिद करेगी। लेकिन ये बड़ा अजीब सा लगता है कि उसे देखे बगैर, उससे मिले बगैर हम चले जाएं। नाश्ता करने के बाद आप लोग उसके कमरे में चले जाएं। वो सो रही है। उस वक्त तक बेदार नहीं होगी जब तक कि मैं उसे नहीं जगाऊंगा। मैंने उसे टेलीपैथी के जरिए सुलाया है। नाश्ता करने के बाद माताजी अपने बेटों के साथ रसवंती के कमरे में गई। वो गहरी नींद सो रही थी। माँ जी ने झुककर उसे प्यार किया। राजेश ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा। महेश उसे दूर से देखता रहा। फिर वो तीनों उसकी ख्वाबगाह से बाहर आ गए। 8 बजे वहां से रुखसत होते वक्त माताजी ने मेरी पेशानी को बोसा दिया, बहुत सी दुआएं दी। राजेश और महेश मेरे गले लगकर रोने लगे। वो इस तरह रुखसत हुए जैसे मोहब्बत करने वाले सगे भाई जुदा होते हैं। बहरहाल वो एक कार में बैठकर चले गए। उनकी हिफाजत के लिए दूसरी गाड़ी में आला बीबी का एक चोर और मास्टर के 2 आदमी बैठकर गए। मैंने राजेश से कह दिया था कि तैयारे के परवाज करने तक मैं ख्याल ख्वानी के जरिए उनकी खैरियत मालूम करता रहूंगा। उनके जाने के बाद मैंने आला बीबी से ख्याल ख्वानी के जरिए कहा, तुम अपने चोरों के साथ मसरूफ रहो, मैं जरा ख्याल ख्वानी के जरिए लंदन के मास्टर से गुफ्तगू करना चाहता हूं। मैं उससे और मास्टर डिसूजा से रुखसत होकर अपनी ख्वाबगाह में आया। दरवाजे को बंद करने के बाद मैंने लंदन के मास्टर के दिमाग में झांकना शुरू किया। अभी वहां रात ही थी, 3:30 बज रहे थे। मास्टर गहरी नींद में था। मैंने उसके ख्वाबीदा दिमाग को कुरीदना शुरू किया। पहले तो ये मालूम किया कि क्या मुख्तलिफ शहरों में जो कोठियां और कारें मेरे नाम की जा रही हैं उनमें ऐसे जासूसी आलात लगाए जा रहे हैं जिनके जरिए मेरी बातें रिकॉर्ड होती रहें। क्या ऐसे खुफिया स्क्रीन है जिनके जरिए मेरी हरकतों को देखा जा सके? मास्टर की सोच ने इनकार किया और कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने फिर मास्टर की सोच में पूछा, मैं जब लंदन में था और मास्टर ने जहां जहां मेरी रिहाइश के इंतजामात किए थे, क्या वहां ऐसे खुफिया जासूसी आलात थे? मास्टर की ख्वाबीदा सोच ने कहा, ऐसे आलात नहीं थे। हमें सुपर मास्टर की तरफ से सख्ती से ताकीद की गई है कि हम दानिस्ता ऐसा कोई काम ना करें जिससे बाद में फरहाद अली तैमूर को शिकायत पैदा हो। वो अच्छी तरह जानता है कि फरहाद और सोनिया कितने चालाक बल्कि मक्कार हैं। फिर फरहाद टेलीपैथी के जरिए कभी न कभी हमारी खुफिया चाल को समझ सकता है।
हाँ, नादानिस्तगी में कोई गलती हो जाए तो बात दूसरी है, लेकिन सुपर मास्टर इस गलती को भी मुआफ नहीं करेगा। मैं मास्टर की सोच पढ़कर मुतमईन हो गया कि मास्टर डिसूजा ने जो कुछ भी किया है उसमें सुपर मास्टर की मर्जी शामिल नहीं है। मैंने लंदन के मास्टर को नींद से जगा दिया। उसकी आंखें खुल गईं। वो खाली खाली नजरों से अपने नीम तारीख कमरे को देखने लगा। मैंने उसके दिमाग में कहा, मास्टर, मैं फरहाद अली तैमूर आपसे मुखातिब हूं। वो फौरन ही हड़बड़ा कर उठ बैठा। फरहाद साहब, आप इस वक्त, फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूं? आप खैरियत से तो हैं ना? जी हाँ, मैं खैरियत से हूं, लेकिन बर्मा के मास्टर डिसूजा की खैरियत नहीं है। क्या बात हो गई? क्या आपको उनसे कोई शिकायत है? मैंने वो तमाम बातें बयान की कि किस तरह मुझे खुफिया स्क्रीन के जरिए देखा गया। तमाम लोगों की बातें चुपचाप रिकॉर्ड की गई। ये सुनते उसने बिस्तर को छोड़ दिया। तेजी से चलता हुआ अपनी रिहाइशगाह के दूसरे कमरे में पहुंचकर उसने ट्रांसमीटर को ऑपरेट किया। जब दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी तो उसका पैगाम सुपर मास्टर के नाम रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो वो बोलने लगा। मैं सुन रहा था। वो बहुत ही गुस्से की हालत में सुपर मास्टर के नाम पैगाम रिकॉर्ड कर रहा था। उसे सारी तफसीलात बता रहा था। आखिर में उसने कहा, प्लीज आप फौरन ही ऐसी कोई कार्रवाई करें कि हम दोबारा फरहाद साहब का एतमाद हासिल कर सकें। यूं भी वो दुश्मनों में घिरे हुए हैं। फिर हमारे मास्टर ने उनके लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। रिहाइशगाह का मसला पैदा हो गया है। फरहाद साहब ऐसी कोठी में रहना आप पसंद नहीं करेंगे। अगर उनका एतमाद हासिल ना किया गया तो आइंदा वो हमारी कोई मदद कबूल नहीं करेंगे। ये बातें रिकॉर्ड कराने के बाद उसने ट्रांसमीटर को ऑफ कर दिया। फिर उसने पूछा, फरहाद साहब, क्या आप मौजूद हैं? हाँ, मैं तुम्हारी तमाम बातें सुन चुका हूं। उसने नदामत से कहा, मैं आपको मशवरा देता हूं कि आप फिलहाल उस कोठी में रहें। मास्टर ने ऐसी हरकतें क्यों की हैं ये थोड़ी देर बाद मालूम हो जाएगा। आप इसी तरह अनजान बने रहें। मास्टर को खुशफहमी में मुब्तला रखें कि आप कुछ नहीं जानती हैं। मास्टर, आप परेशान ना हों। मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। आपके दिमाग की गहराइयों में उतर चुका हूं। आप मेरे लिए बहुत ही मुखलिस हैं। मैं आपके मशवरे पर अमल कर रहा हूं और अभी कोठी में रहूंगा। मैंने उससे रुखसत होकर घड़ी देखी। 9 बज चुके थे। मैंने फौरन ही राजेश के पास पहुंचकर खैरियत मालूम की। वो तीनों तैयारे के अंदर बैठे हुए थे और अब तैयारा रनवे पर दौड़ता हुआ परवाज करने ही वाला था। मैंने उन्हें खुदाफिज कहा। फिर रसवंती के पास पहुंच गया। वो उसी तरह गहरी नींद सो रही थी। मैंने हौले से बड़े प्यार से कहा, रसवंती, मैं तुम्हारा हूं। देखो, मैं तुम्हारा हूं। मैं तुम्हारे पास आया हूं। वो आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलने लगी। फिर एकदम से चौंक कर उठ बैठी। उसे याद है कि अभी उसने मेरे लबो लहजे को सुना था। दिमाग में वही लहजा गूंज रहा था। उसने आसपास देखा, फिर दरवाजे को अंदर से बंद पाकर मुतमईन हो गई। अब उसकी सोच के मुताबिक उसने शायद ख्वाब में मेरी आवाज सुनी थी। वो बिस्तर से उतर गई। मैं उसके रोज के मामूलात को समझता था, इसीलिए उसके दिमाग से वापस आ गया। मैंने आला बीबी से कहा, रसवंती बेदार हो गई है। थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे से निकलेगी। यकीनन माजी वगैरह को पूछेगी। तुम उसे साफ साफ बता देना कि वो लोग जा चुके हैं और अब उसे हमारे पास रहना होगा। उसे बताना ही होगा। कब तक ये बात छुपाई जा सकती है? पहले हमने सोचा था कि उसकी याददाश्त के मुताबिक उसे मंदिरों और पूजा पाठ वगैरह के माहौल में रखा जाएगा, तो शायद वो रफ्ता रफ्ता मजीद कुछ बातें याद कर सके। लेकिन दुश्मनों की वजह से हम उसे इस माहौल में ज्यादा दिन नहीं रख सकते। खुदा जो करता है अच्छा करता है। शायद कुदरत को ये मंजूर ना हो कि रसवंती को वो पुराना माहौल मिले। अब सूरत हाल यह है कि तुम मोहब्बत से उसे समझाते मनाते रहोगे, वो ना समझेगी ना मानेगी, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल ही अजनबी समझती है। एक यही रास्ता रह गया कि कभी कभी उस पर सख्ती की जाए। ऐसी सख्ती जो मोहब्बत से की जाती है, जिसे औरत बर्दाश्त करती है और महसूस भी करती है कि जो कुछ उसके साथ किया जा रहा है वो मोहब्बत के जज्बे से किया जा रहा है। इतने में एक चोर उसके पास आया। फिर उसने कहा, हमने उस ऑपरेटर को खत्म कर दिया है। कैसेट को एक रिकॉर्डर के जरिए सुना है। उसमें वो गुफ्तगू थी जो आपने नंबर 27 से की थी। हमने उस कैसेट को जाया कर दिया है। आला बीबी ने पूछा, ये मालूम किया था कि वो किस तरह हमें स्क्रीन पर देखते हैं और हमारी आवाज रिकॉर्ड करते हैं, जबकि तुम लोगों ने यहाँ बहुत मोहतात होकर सुराग रसानी की आलात के जरिए चेकिंग की थी। जी हाँ। उसने पहले तो बताने से इनकार किया, लेकिन जब हमने अजियतें पहुंचाई तो वो बोलने पर मजबूर हो गया। उसने बताया कि उन्होंने स्क्रीन पर देखने के लिए और हर कमरे में होने वाली गुफ्तगू को रिकॉर्ड करने के लिए खुफिया आलात नस्ब किए हैं। उन पर एक एंटी डिटेक्टिव प्लेट लगाई गई है ताकि हमारे जासूसी आलात उस प्लेट के पीछे छुपे हुए आलात की निशानदेही ना कर सकें। यहाँ के हर कमरे में जो फानूस लटक रहे हैं उनमें ये आलात छुपा कर रखे गई हैं। मैंने खुद फानूस के पास पहुंचकर अपने जासूसी आलात के जरिए चेकिंग की थी और मुझे कुछ मालूम ना हो सका। एक्सचेंज रूम में बैठकर जब किसी कमरे को देखना होता है या वहां की बातें सुननी होती हैं तो फिर उन छुपे हुए आलात पर से वो एंटी डिटेक्टिव प्लेट खुद ब खुद हटने लगती है।
जब उस कमरे को देखना और वहां की गुफ्तगू रिकॉर्ड करना जरूरी नहीं होता तो वो प्लेट अपनी जगह वापस आ जाती है। एक्सचेंज रूम से ही उन प्लेटों को हटाने और फिर उनकी जगह वापस लाने का अमल किया जाता है। आला बीबी ने उसे रुखसत कर दिया, फिर मुझसे पूछा, तुमने सब सुन लिया? हाँ, अब तुम रसवंती के पास जाओ। वो उधर चली गई। मैं मास्टर डिसूजा के पास पहुंचा। वो पिछली रात वाली ख्वाबगाह में बैठा हुआ अपने टेलीफोन के जरिए एक मातियत से गुफ्तगू कर रहा था और पूछ रहा था कि उस ऑपरेटर का कुछ पता चला है या नहीं। दूसरी तरफ से जवाब सुनकर उसे मायूसी हुई। उसी वक्त फोन की घंटी बजने लगी। उसने घूरकर रिसीवर को देखा, फिर उसे उठाकर धाड़ते हुए बोला, कौन है? दूसरी तरफ से जरा नरमी, जरा तंजिया अंदाज में कहा गया, मास्टर डिसूजा। गुस्सा नहीं दिखाते। जब सुपर मास्टर की ब्लैक फोर्स मौजूद हो तो कोई गद्दार कैसे बचकर जा सकता है? जिसकी तुम्हें तलाश है वो हमारी हिरासत में है, फौरन चले आओ। दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। मास्टर डिसूजा ने इत्मीनान की सांस ली। उसकी सोच बता रही थी जिन मामलात में सुपर मास्टर के तमाम मास्टर नाकाम होते हैं वहां ब्लैक फोर्स हरकत में आती है। और अब मास्टर को यकीन हो गया था कि उस कैसेट में जो भी गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई है उसे वो सुन सकेगा और ये मालूम कर सकेगा कि उस ऑपरेटर ने ऐसी गद्दारी क्यों की थी। वो उठकर जाने लगा। मैं ब्लैक फोर्स के उस शख्स के दिमाग में पहुंच गया जिसकी आवाज रिसीवर पर सुनी थी। जैसे ही मेरी सोच की लहरें उसके दिमाग में पहुंची, उसके सांस को जरा सा झटका लगा। फिर उसने मुस्कुरा कर कहा, मिस्टर फरहाद, खुशामदीद। हम आपसे राब्ता कायम करने ही वाले थे, लेकिन सोचा पहले मास्टर डिसूजा से निमट लें। ये मास्टर अब वापस नहीं आ सकेगा। रास्ते ही में हमारे आदमी से कत्ल कर देंगे। कत्ल का इल्जाम यकीनन रेड पावर के सर जाएगा और उसकी जगह हमारा नया मास्टर आएगा। हमें यकीन है कि वो मास्टर आपका फर्माबरदार होगा और आपको किसी शिकायत का मौका नहीं देगा। मैंने कहा, आज मुझे पहली बार ब्लैक फोर्स का इल्म हुआ है। जी हाँ, आपको याद होगा सुपर मास्टर के दौर में जब आपसे बेइंतहा दुश्मनी थी तो आपके टेलीपैथी के हथियार बेकार बनाने के लिए सुपर मास्टर ने एक योगा फौज तैयार करने का मंसूबा बनाया था। आपको ये भी याद होगा कि साबका सुपर मास्टर ने मादाम रसवंती के वालिद तन सिंह को अपनी कैद में रखा था ताकि वो उनके जवानों को योगा की मशकें कराएं और इस फन में माहिर बनाएं। उनके दौर में बहुत से नौजवान योगा में महारत हासिल करके ब्लैक फोर्स में शामिल हो गए। आज भी कितने ही जवान ये मशकें करते हैं और इसमें महारत हासिल कर रहे हैं। बहरहाल ब्लैक फोर्स में ऐसे लोग हैं जो ज़हीन होते हैं, मामलात की नज़ाकत को समझते हैं और बर वक्त इक़दामात करने की सलाहियत रखती हैं। उनकी इजाफी सलाहियत यही योगा की सलाहियत है। क्या आप अभी ख्यालख्वानी के जरिए नए मास्टर से मिलना पसंद करेंगे? जरूर। ब्लैक फोर्स के सरबराह ने अपने सामने बैठे हुए शख्स को मुखातिब किया, मास्टर निक फोरमैन, फराज साहब आपसे मुलाकात करने के लिए तैयार हैं। मास्टर निक फोरमैन ने कहा, यह मेरी खुशकिस्मती है कि आज मेरी मुलाकात मास्टर फरहाद अली तैमूर से हो रही है और आज से मैं उनकी खिदमत के लिए वक्फ रहूंगा। मैं उन्हें अपनी वफादारी का यकीन दिलाता हूं। ब्लैक फोर्स के सरबराह ने कहा, अब फरहाद साहब तुम्हारे दिमाग में पहुंच गए हैं, बातें करो। वो खुश होकर मुझे महसूस करते हुए आंखें फैलाकर अपने सामने देखते हुए कहने लगा, मैं आपको तस्वुर में देख रहा हूं और आपकी सोच को महसूस कर रहा हूं। अगर ये मेरे दिमाग की अपनी सोच ना हो, नहीं मैं ही बोल रहा हूं। ये बताओ, जब मास्टर डिसूजा खत्म हो जाएगा तो डिसूजा की मातियत तुम्हें किस तरह अपना नया मास्टर तस्लीम कर लेंगे? उन्हें सबूत कैसे फराहम किया जाएगा? मास्टर निक फोरमैन ने कहा, जनाब, किसी भी शहर या मुल्क में मास्टर मुकर्रर करने का तरीक़ेकार ये है कि वहां पहले ब्लैक फोर्स वाले रास्ता हमवार करते हैं। यानी मास्टरों के तहत जो लोग भी काम करते हैं वो पहले ब्लैक फोर्स के सरबराह को जानती हैं, उसके अहकामात पर अमल करते हैं और उसी के हुक्म के मुताबिक वो किसी को अपना मास्टर तस्लीम करते हैं। यहाँ जो मेरे सामने एक ब्लैक फोर्स के सरबराह बैठे हुए हैं, इनके हुक्म से मास्टर डिसूजा अपना काम कर रहे थे। अब उन्हीं के हुक्म से तमाम मातहत मुझे नया मास्टर तस्लीम कर लेंगे। जनाब, सुपर मास्टर का पैगाम आपके नाम है, क्या आप सुनना पसंद करेंगे? मेरे हाँ कहने पर वो अपनी फाइल से एक कागज निकालकर पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, मिस्टर फरहाद अली तैमूर, सुपर मास्टर आपसे बहुत नादिम है। यकीन करें, बर्मा के मास्टर ने जो कुछ किया उसका हमें बिल्कुल इल्म नहीं था। आप हमारे लंदन के मास्टर से या हमारे ब्लैक फोर्स के सरबराह के दिमागों की तह में पहुंचकर हमारी सच्चाई को मालूम कर सकती हैं। मैंने आपका एतमाद हासिल करने के लिए आज अपनी ब्लैक फोर्स को भी आपसे मुतारिफ करवा दिया है। हम आपको किस कदर अहमियत देते हैं इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे किसी भी अहम मेहमान के सिलसिले में कोई मास्टर गलती करता है तो उसे पहली वार्निंग दी जाती है, दूसरी वार्निंग दी जाती है, तीसरी वार्निंग दी जाती है। उसके बाद वो गलती करे तो उसे मास्टर के ओहदे से हटा दिया जाता है। लेकिन आपके सिलसिले में उसने सिर्फ एक ही शिकायत का मौका दिया और हमने उसके लिए सजाए मौत तजवीज़ कर दी। जब तक आपको मेरा ये पैगाम मिलेगा उस वक्त तक मास्टर डिसूजा अपने अंजाम को पहुंच चुका होगा।
मिस्टर निक फोरमैन आज से 2 माह पहले मेरे चीफ सेक्रेटरी थे। ये 3 माह की छुट्टी पर थे, 2 माह गुजर चुकी हैं। मैंने इनकी 1 माह की छुट्टी मनसूख कर दी और अपने चीफ सेक्रेटरी के ओहदे से हटाकर खास तौर पर आपके लिए मास्टर बनाकर वहां भेजा है। अगर मेरी जरूरत पड़ी तो मैं भी सुपर मास्टर के ओहदे को छोड़कर आपकी खिदमत के लिए हाजिर हो जाऊंगा। मुझे इस कदर मस्का लगाया जा रहा था और इस कदर सर पर चढ़ाया जा रहा था जैसे दुनिया का मैं ही मालिक और मुख्तार हूं। खुदावंद करीम गुरूर से बचाए, तारीफ करने वालों और खुशामद करने वालों से महफूज रखे। मैं यकीन से कहता हूं कि मेरी जगह कोई दूसरा होता तो सुपर मास्टर के ऐसे पैगामात पढ़कर आसमान पर पहुंच जाता। ये भूल जाता कि वो खाक का पुतला है, आसमान पर पहुंचकर भी एक दिन खाक में मिल जाएगा। मैंने पैगाम सुनने के बाद कहा, मास्टर निक फोरमैन, मैं आपका बेहद मशकूर हूं कि आप इतने बड़े ओहदे से उतरकर मेरे लिए मास्टर बन गए हैं। आपके दिल में मेरे लिए जो खिदमत का जज्बा है वो काबिल कदर है। मैं उसकी तारीफ भी करता हूं और शुक्रिया भी अदा करता हूं, लेकिन मैं इसे पसंद नहीं करता कि मेरे लिए इस कदर एहतमाम किया जाए। मैंने पिछली रात मास्टर डिसूजा से कह दिया था कि इतनी शानदार कोठी और इतनी आलीशान ख्वाबगाह दुनिया के हर इंसान को पसंद आएगी, लेकिन यह सब कुछ मेरे मजाज के खिलाफ है। मैं बहुत ज्यादा आराम तलब नहीं हूं, इसलिए एक आम से कॉटेज में या बंगले में रहूंगा। मैं ये बातें आपकी जुबान से कहना चाहता हूं और जो कुछ कहूंगा यही सुपर मास्टर के नाम मेरा पैगाम होगा। आप इसे रिकॉर्ड करें। वो रिकॉर्ड करने के इंतजामात करने लगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने मास्टर निक फोरमैन की जुबान से सुपर मास्टर के नाम पैगाम रिकॉर्ड कराना शुरू किया। वही बातें की जो अभी मास्टर निक फोरमैन से कह चुका था। इसके बाद मैंने कहा, सुपर मास्टर, मैं चाहता हूं कि आप मिस्टर निक फोरमैन को उनके साहब ओहदे पर वापस ले जाएं और यहां किसी दूसरे को मास्टर मुकर्रर करें। आप अच्छी तरह समझते हैं, यहां जो भी मास्टर आएगा मैं उसके दिमाग में रहकर इस कोताही या खामी को समझ लूंगा और आपको इसकी इतला दूंगा। फिर इस कदर एहतमाम की क्या जरूरत है? मैं इसे पसंद नहीं करता। मेरा जहां क्याम है मैं इस जगह आज की रात गुजारूंगा, कल दूसरी जगह अपने साथियों के साथ मुंतकिल हो जाऊंगा। वो दूसरी कोठी या बंगला या कॉटेज आपके नए मास्टर की तरफ से मुझे मिलेगा, तो पहले मैं उस मास्टर को और उसके तमाम मातिहतों को अच्छी तरह चेक करूंगा। ये बात मेरी समझ में आ गई है कि अपनी रिहाइशगाह को चेक करने से पहले मास्टरों और उनके मातिहतों के दिमाग की तह में पहुंचना होगा और उन पर ज्यादा भरोसा नहीं करना होगा। मैं इस सिलसिले में मालूमात चाहता हूं कि एंटी डिटेक्टिव प्लेट के पीछे छुपे हुए आलात की निशानदेही किस तरह हो सकती है। क्या उनकी निशानदेही के लिए आपकी मालूमात के मुताबिक कोई ऐसा आला है? अगर हो तो वो मेरे साथियों को फराहम किया जाए। आखिर में अर्ज है कि मैं आपके ताउन को अच्छी तरह समझता हूँ, इसके लिए शुक्रगुजार हूँ, आप पर एतमाद भी करता हूँ। इसका सबूत यह है कि यहाँ नए मास्टर से राब्ता रखूंगा और आपके हवाले से ताउन हासिल करता रहूंगा। फकत आपका फरहाद अली तैमूर। यह पैगाम रिकॉर्ड कराने के बाद मैं दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हुआ। फिर वहां से उठकर तेजी से चलता हुआ रसवंती की ख्वाबगाह के पास पहुंचा।